यूनिवर्सल्स अल्टीमेट बॉस। अध्याय 11। 11th हाई स्कूल। स्पोर्ट्स का मैदान लोगों से भरा हुआ था। आज 11th हाई स्कूल के एरिना सिलेक्शन कंपटीशन का दिन था, जहां टॉप 3 स्टूडेंट्स अर्थ 100 स्कूल हेजेमनी में 11th हाई स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। 100 स्कूल हेजेमनी में टॉप 10 में रैंक करने वाले स्टूडेंट्स फिर 4 खास यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन कंपटीशन में अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते थे, और जो क्वालिफाई करेंगे वे 4 खास यूनिवर्सिटीज़ में से किसी एक में शानदार, इज्जतदार और बहुत होनहार यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बनेंगे। इस बार वांग हाओ को मिलाकर 11th हाई स्कूल के कुल 16 स्टूडेंट्स ने एरिना बैटल के लिए साइन अप किया। लेकिन इन 16 स्टूडेंट्स में सबसे ऊंचा कल्टिवेशन लेवल जिया वेईवेई और ले जुवान नाम की एक खूबसूरत लड़की का था। वे दोनों कल रात मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 में सक्सेसफुली पहुंच गए थे। सबसे निचला लेवल बिना किसी शक के वांग हाओ का था, जो कल रात मार्शल अप्रेंटिस लेवल 6 में भी पहुंच गया था, जो उसके दूसरे अपोनेंट्स की तुलना में एक बड़ा अंतर था। सब लोग प्लीज चुप हो जाओ। अब प्लीज 16 कंटेस्टेंट को ड्रॉ के लिए स्टेज पर आने दो, रेफरी ने माइक्रोफोन पकड़े हुए एरिना से अनाउंस किया। जल्द ही 16 कंटेस्टेंट एरिना में आ गए और तुरंत नीचे से चीखें गूंजने लगीं। मिस जिया वेईवेई, आप चाहे कितने भी बदल जाएं, मैं अब भी आपसे प्यार करता हूं। मिस ले जुवान, मैं आपसे प्यार करता हूं। लिन टिंगबाई, तुम सबसे हैंडसम हो, मुझे तुम पसंद हो। झाओ जुनवेन, तुम सबसे स्ट्रांग हो, उस बदमाश वांग हाओ को मार डालो। ठीक है, उस बदमाश वांग हाओ को मार डालो। उस बदमाश वांग हाओ को मार डालो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एरिना से ज्यादा दूर एक टेम्पररी वीआईपी एरिया नहीं था, जहां अलग अलग अर्थ यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सूम्यू के साथ मैच देख रहे थे। प्रिंसिपल जोंगली का दिल तेजी से धड़का जब उन्होंने 11th हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के नारे लगाते हुए सुना। इस छोटे से बदमाश ने ऐसा क्या कर दिया था कि इतना गुस्सा आ रहा है? बदमाश। सूम्यू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उनका मुंह बेकाबू होकर ऊपर की ओर मुड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग तियानी का बेटा असल में एक प्लेबॉय होगा। प्रिंसिपल जोंगली ने सावधानी से सूम्यू को देखा, और ये देखने के बाद कि सूम्यू में गुस्से का कोई निशान नहीं है, उन्होंने चुपचाप राहत की सांस ली। उसी समय प्रिंसिपल जोंगली ने रेफरी को भी एक मैसेज भेजा, जिसमें कंपटीशन जल्दी शुरू करने को कहा गया। जल्द ही ड्रॉ खत्म हो गया। वांग हाओ का अपोनेंट लिन टिंगबाई नाम का एक लड़का था, जो मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 पर था। वह बहुत हैंडसम था और 11th हाई स्कूल में एक पॉपुलर आदमी था, जिसे स्कूल हंक माना जाता था। वह जिया वेईवेई का एक लॉयल प्रोटेक्टर भी था। ड्रॉ अनाउंस होने के बाद 8 एरिना में एक साथ मैच शुरू हुए। वांग हाओ एरिना में खड़ा था, अपने सामने घमंडी लिन टिंगबाई को देख रहा था, और उसके कान लिन टिंगबाई की चीयरलीडिंग टीम की चीयरिंग से भर गए थे। वाह लिन टिंगबाई, तुम कितने हैंडसम हो, मेरे फेवरेट, आगे बढ़ो लिन टिंगबाई, आगे बढ़ो लिन टिंगबाई, उस बदमाश वांग हाओ को मार डालो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन टिंगबाई का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, वांग हाओ, आज मेरे हाथों पड़ना तुम्हारी बुरी किस्मत है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लिन टिंगबाई की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। जिस पल वांग हाओ ने अपने दिल में देवी वेईवेई का अपमान किया, वांग हाओ की किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। ये लिन टिंगबाई सच में काफी दिखावटी था। क्या दोनों तरफ तैयार हैं? रेफरी ने दोनों तरफ देखा, और दोनों को सिर हिलाते देखकर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। शुरू करो। हाँ, लिन टिंगबाई दहाड़ा, जमीन पर जोर से पैर पटका और 10 मीटर से ज्यादा ऊंचा कूदा, जिससे जमीन पर 2 साफ पैरों के निशान पड़ गए। इतना मजबूत है, शायद मार्शल अप्रेंटिस लेवल 9 के करीब है। नीचे बैठे स्टूडेंट्स एकदम हैरान रह गए। बस यही एक हरकत 11th हाई स्कूल के 99% स्टूडेंट्स को कमतर महसूस कराने के लिए काफ़ी थी। लिन टिंगबाई बहुत हैंडसम है। एक लड़की ने लिन टिंगबाई को प्यार भरी नज़रों से देखा। 11th हाई स्कूल में लिन टिंगबाई के मुकाबले का अकेला आदमी झाओ जुनवेन है। ये शर्म की बात है कि झाओ जुनवेन एक मसलमैन है। लिन टिंगबाई जितना हैंडसम कहीं से भी नहीं। वह असली स्कूल हंक है। अफसोस है कि लिन टिंगबाई के दिल में सिर्फ वह विक्सन जिया वेईवेई है। तुम ये फिर से कह सकते हो, लेकिन उस गुस्सैल लड़की जिया वेईवेई में ऐसा क्या अच्छा है? और उसे तो वांग हाओ ने भी ले लिया था। तसक, ये लड़का वांग हाओ सच में बहुत बुरा है, बिना किसी वजह के लिन टिंगबाई को नाराज कर रहा है। आज के बाद शायद हम वांग हाओ को फिर कभी न देखें। तुम ये फिर से कह सकते हो, वांग हाओ पोषण बनाने में अच्छा है, लेकिन उसे बस अखाड़े की लड़ाई में हिस्सा लेने आना था। क्या यह मौत को बुलावा देना नहीं है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, महसूस करो कि पावर कैसी होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम जैसा पोषण वाला आदमी खेल सके। लिन टिंगबाई का ऑरा बढ़ गया, जैसे कोई खूंखार बाघ झपट रहा हो। उसकी उंगली में एक चांदी की अंगूठी बैंगनी बिजली के आग के साथ चमक रही थी, जो भारी और ठोस विनाशकारी शक्ति से भरी थी और बहुत ज्यादा असरदार थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग।
वान हाओ के एक्सप्रेशन बदल गए। हिचकिचाने की हिम्मत न करते हुए उसने जल्दी से बचने के लिए अपने लाइटनिंग स्टेप्स का इस्तेमाल किया। बूम! वान हाओ के बचने के बाद जिस जगह वह खड़ा था वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया था। कुचले हुए पत्थर उड़ रहे थे और गड्ढे के ऊपर बिजली की चिंगारियां चमक रही थीं और चटक रही थीं। वीआईपी एरिया। बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैरान होकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा? वह बहती हुई हरकत पक्का पीक लेवल फुटवर्क थी। लेकिन हाई स्कूल के स्टूडेंट पर ऐसा फुटवर्क क्यों दिखेगा? 4 बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में भी बहुत कम लोग पीक लेवल फुटवर्क समझ पाए। उसी समय बड़ी यूनिवर्सिटी के सभी प्रिंसिपलों ने सूमू की तरफ देखा। क्या यही वजह थी कि सूमू 11th हाई स्कूल आया था? इस समय सूमू का शरीर थोड़ा कांप उठा। यह एक्साइटमेंट का कंपन था। हालांकि उसे पता था कि वान हाओ ने पीक लेवल फुटवर्क समझ लिया है, फिर भी अपनी आंखों से देखकर वह एक्साइटेड हुए बिना नहीं रह सका। त्यानी, तुम्हारा बेटा सच में तुम्हारी तरह है, इस जिंदगी में आम नहीं बनने के लिए लिखा है। सूमू ने एक गहरी सांस ली, अपने अंदर की उथल पुथल को शांत किया और उसका दिमाग पहले से ही वान हाओ को पढ़ाना शुरू करने के बारे में सोच रहा था। इम्पॉसिबल! लिंटिंग बाई ने भी हैरानी से वान हाओ को देखा। लैब में छिपा ये सुंदर लड़का इतना अच्छा फुटवर्क कैसे समझ सकता है? हम्फ! वान हाओ ने ठंडी आवाज में कहा और रेफरी पर चिल्लाया, रेफरी, वह एक टेक्नोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है, यह नियमों के खिलाफ है। रेफरी ने वान हाओ की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह कौन सा जमाना है? टेक्नोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल करना तो पहले से ही आम ट्रेंड है। क्या हम सच में पुराने जमाने की तरह ठंडे हथियारों से मुकाबला करने वाले हैं? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नीचे से अलग अलग तरह की नफरत भरी आवाजें आईं। धत तेरे की, यह आदमी कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग का इस्तेमाल करना फाउल कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि वान हाओ एक गरीब आदमी है और वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग नहीं खरीद सकता, इसलिए वह यहाँ बस बकवास कर रहा है। हाँ, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग की कीमत करोड़ों में होती है। यह अजीब होगा अगर वान हाओ जैसा गरीब आदमी इसे खरीद सके। ये सच है। जब वह जिया वेईवेई के साथ बाहर गया था तो वह कमरे का किराया भी नहीं दे सकता था और तुम उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग खरीदने की उम्मीद करते हो। वह जिया वेईवेई सच में अंधा है जो वान हाओ जैसे बेचारे आदमी के साथ हो गया। सिर्फ जिया वेईवेई ही नहीं, माई मिंगमैंग भी उसके साथ हो गई थी। स्वर्ग सच में बहुत नाइंसाफी करता है। वैसे भी इस वान हाओ में ऐसा क्या अच्छा है? असल में वान हाओ काफ़ी हैंडसम है, लिंटिंग बाई से भी थोड़ा ज़्यादा हैंडसम। अफसोस की बात है कि वह एकदम घटिया है। अगर वह मुझे मिल भी जाए तो मैं उसे नहीं रखूंगा। वान हाओ थोड़ा हैरान था, क्या ज़माना सच में बदल गया है? उसे याद है, जब वह छोटा था तो उसके पापा ने उसे सिखाया था कि मुकाबले में टेक्नोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल करना सख्त मना है। लेकिन अभी तो कुछ ही साल हुए हैं, नियम कैसे बदल गए? जब ऐसा है तो मुझे बदतमीजी करने का इल्ज़ाम मत दो। वान हाओ के मुंह के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब कहा गया कि ज़माना बदल गया है तो उसे डरने की क्या बात थी? साथ ही वह अब बहुत गुस्से में था। अगर वह अभी जल्दी से नहीं बचता तो उसे ठीक होने में आधे साल से ज़्यादा बिस्तर पर पड़ा रहना पड़ता और अब मेडिकल खर्च इतना महंगा हो गया है, वह डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे कहाँ से लाता? लिंटिंग बाई ने जो किया वह उसे पूरी तरह से एक बंद गली की ओर धकेल रहा था। अगर वह अब जवाब नहीं देता तो उसे वान हाओ नहीं कहा जाता। लिंटिंग बाई को होश आया। उसने अपनी उंगली पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग को धीरे से घुमाया और ठंडे स्वर में कहा, भले ही तुमने पीक लेवल फुटवर्क समझ लिया हो, यह एक स्टेज है और तुम्हारे मूवमेंट की रेंज लिमिटेड है। तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग के अटैक एरिया से बिल्कुल नहीं बच सकते। क्या ऐसा है? वान हाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसका हाथ उसकी जेब में गया। सच में मौत को बुलावा? लिंटिंग बाई बहुत नाराज हुआ। एक बेचारा ऐसा एक्सप्रेशन दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? अगले ही सेकंड लिंटिंग बाई का मुक्का भयानक ताकत के साथ फटा। एनर्जी बाहर की ओर उछल रही थी, जैसे माउंट ताई नीचे दबा रहा हो। खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइट के साथ ये पंच पहले से ही एक मार्शल मास्टर की अटैक पावर के बराबर था। इस पंच को देखकर स्टेज के नीचे खड़े स्टूडेंट्स इस पंच का डर साफ महसूस कर सकते थे। मोटी और भारी मुट्ठी का फोर्स, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ढका हुआ एरिया, छिपने के लिए कहीं जगह नहीं बची थी, सीधे पूरे स्टेज को कवर कर रहा था। ये बहुत डरावना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग के बिना भी ये पंच एक बड़े हाथी को मीट पेस्ट में बदल सकता है। वाकई डरावना है, लेकिन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग जुड़ने से इस पंच की पावर कम से कम 3 गुना बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी और मार्शल आर्ट्स का कॉम्बिनेशन सच में डरावना है। वो बच्चा वान हाओ खत्म हो गया। देखो, वो इतना डरा हुआ है कि हिल भी नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वीआईपी एरिया। सूम्यू ने आंखें सिकोड़ी और धीरे से कहा, वान हाओ, अगर तुम्हारे पिता इस सिचुएशन का सामना करते, भले ही उन्हें पता होता कि यह मौत की सज़ा है,
तो वे बिना डरे आगे बढ़ते, अपनी हिम्मत और विल पावर का इस्तेमाल करके हार को टाल देते। लेकिन मैं सच में तुम्हें अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए नहीं देखना चाहता। वांग तियानी के गायब होने के बाद सुम्यू खुद से पूछता रहा, एक ईमानदार इंसान होना अच्छा है या नहीं। उसे जवाब मिला, एक ईमानदार इंसान होने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन समय बदल रहा है और कोई बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं हो सकता, वरना उसका फ़ायदा उठाना और नुकसान उठाना आसान है। वांग तियानी की तरह वह भी एक ईमानदार इंसान था, सीधा सादा, बिना किसी चालाकी के, और उसे दूसरों से बचना या उनके खिलाफ साजिश करना नहीं आता था। लेकिन क्या था नतीजा? कुछ होने के बाद उसने अपने बच्चे को फंसाया। वांग तियानी के उदाहरण को देखते हुए सुम्यू सच में नहीं चाहता था कि वांग हाओ अपने पिता के पुराने रास्ते पर चले, लेकिन अगर वह बुरा भी था तो उसे बुरा होना ही था और उसका कोई न कोई फ़ायदा भी था, बिना किसी लिमिट के नहीं। और अब उसे वांग हाओ के टैलेंट पर बिल्कुल भी शक नहीं था, ये वांग तियानी से भी ज़्यादा जीनियस था। अब वह सबसे ज़्यादा ये जानना चाहता था कि वांग हाओ कितना बुरा था। अगर वह सच में बहुत बुरा था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो वांग हाओ कितना भी शानदार क्यों न हो, वह वांग हाओ को 4 खास यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देगा। वह 4 खास यूनिवर्सिटी को ऐसे शैतान को पालने की बिल्कुल इजाज़त नहीं देगा जो हर तरह की बुराई करता हो। स्टेज पर वांग हाओ बिना हिले डुले खड़ा रहा, अपनी जेब से हल्की लाल रोशनी वाली दवा की 3 बोतलें निकाली। यह उस बदकिस्मत आदमी का बनाया हुआ पैशनेट था। असल में उसने स्किप करने का प्लान बनाया था, क्लास में जाकर दवाएं बेचने जाता था ताकि उसके पास खाने के लिए पैसे हों, लेकिन जिया वेईवेई ने सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि प्रिंसिपल जोंगली ने दिल खोलकर कहा, 3 दिन के खाने के बदले एक मूर्ति, और वो भी एक लग्जरी पैकेज, जिससे उनका पैशनेट बेचने का मन नहीं हुआ। अब जब उन्होंने कहा कि ज़माना बदल गया है और ठंडे हथियारों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या उनके लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नहीं होगा? छप जब पैशनेट की 3 बोतलें लिन टिंगबाई के पैरों पर टूटीं, तुरंत हवा में एक लाल धुंध फैल गई। एक पल में लिन टिंगबाई का चेहरा लाल हो गया, नीचे एक छोटा सा टेंट बन गया, उसके माथे पर नसें उभर आईं और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। नीचे एक स्टूडेंट चिल्लाया, ये पैशनेट है, यह एक एफ्रोडिसिएक है। हे भगवान, क्या मजाक कर रहे हो? किसी ने सच में हमला करने के लिए एफ्रोडिसिएक का इस्तेमाल किया था। बेशर्म बदमाश असल में अपने साथ इस तरह का पोषण रखता है। जैसा कि 11th हाई स्कूल के नंबर 1 बदमाश से उम्मीद थी, मुझे शक है कि जिया वेईवेई और माई मिंगमेंग इस तरह इसके झांसे में आ गए। कोई हैरानी नहीं कि जिया वेईवेई उस समय बेशर्म बिगड़ा हुआ चिल्ला रहा था। मुझे शक है कि उस बदमाश वांग हाओ ने ज़रूर तस्वीरें ली होंगी और जिया वेईवेई और माई मिंगमेंग को किसी को न बताने की धमकी दी होगी। ज़रूर, नहीं तो मेरे दिल की देवी ऐसे बदमाश के साथ कैसे हो सकती थी? धत तेरे की, मेरी पवित्र देवी को लौटा दे। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब कामोद्दीपक देखकर मेरे पास यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। बदमाश 11th हाई स्कूल के इतिहास का नंबर 1 बदमाश। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेकिन वांग हाओ खुशी से झूम रहा था, जैसे उसने नीचे से गुस्से वाली गालियां नहीं सुनी हो, बल्कि अपने कान से आ रही सिस्टम की आवाज़ों को ध्यान से सुन रहा हो। डिंग डोंग, लड़ाई के दौरान कामोत्तेजक इस्तेमाल करने के लिए होस्ट को बधाई, ये सच में बहुत घटिया है। 3000 विलेन पॉइंट्स मिले। डिंग डोंग, दूसरों के दिलों में देवी देवताओं की बुराई करने के लिए होस्ट को बधाई, 300 विलेन पॉइंट्स मिले। डिंग डोंग, होस्ट को बदमाश के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। डिंग डोंग, होस्ट को नीच के तौर पर पहचाने जाने और 10 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, होस्ट को कुल 13,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। पॉइंट्स सुनने के बाद वांग हाओ इतना उत्साहित हो गया कि वह लगभग 3 बार आसमान तक हंसा। एक एरिना मैच में उसे 13,000 पॉइंट्स मिले, साथ ही ओरिजिनल 3,400 पॉइंट्स। अब उसके पास 16,400 पॉइंट्स थे और वह तुरंत अमीर बन गया। वांग हाओ ने लिन टिंगबाई की तरफ देखा, जो कंट्रोल खोने वाला था, और उसे लगा कि लिन टिंगबाई को इस तरह जाने देना बहुत ज़्यादा दया थी और यह एक कॉस्मिक लेवल के महान विलेन के तौर पर उसकी पर्सनैलिटी को नहीं दिखाता। सभी फीमेल क्लासमेट्स, ये रहा एक कमर्शियल ब्रेक। अभी इस सुंदर लड़के लिन टिंगबाई को एक औरत की बहुत ज़रूरत है, क्या तुम आने को तैयार हो? वांग हाओ ने एक भान उठाए। बेशर्म वांग हाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मेल गॉड के साथ ऐसा बर्ताव करने की? घटिया वांग हाओ, तुम बिल्कुल घटिया हो। एरिना मैच में एफ्रोडिसिएक इस्तेमाल कर रहे हो। तुम 11th हाई स्कूल की शर्म हो। हम तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन अब मेरा टिंगबाई खतरे में है। रुको, जब तक मैं उसे ठीक होने में मदद नहीं करता, फिर मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूँगा। बकवास, तुम्हारा टिंगबाई से क्या मतलब है? वह साफ तौर पर मेरा है। तुम्हारा या उसका से क्या मतलब है? वह मेरा है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने नीचे बहस कर रही फीमेल स्टूडेंट्स को ऐसे एक्सप्रेशन से देखा जैसे उसे पता हो कि ऐसा होगा।
हालांकि लिन टिंगबाई थोड़ा घमंडी था, फिर भी वह 11th हाई स्कूल में कैंपस हॉटरॉप था, न सिर्फ हैंडसम बल्कि बहुत अमीर। धरती पर जो एक लेवल 1 ग्रह है, वह अमीर लोगों में से था। अब अगर ये फीमेल स्टूडेंट्स लिन टिंगबाई के साथ वन नाइट स्टैंड कर पाती और इत्तेफाक से प्रेग्नेंट हो जाती, तो ग्रेजुएशन के बाद वे सीधे एक अमीर परिवार में चली जाती। दूसरे ग्रेजुएट्स के उलट जिन्हें या तो काम करना पड़ता, शादी के लिए कोई ढूंढना पड़ता और बच्चों को पालने के लिए घर पर रहना पड़ता, या उन यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ता जिनका कोई भविष्य नहीं होता। वांग हाओ, तुम नियम तोड़ रहे हो, रेफरी ने उदास होकर कहा। वांग हाओ ने रेफरी की तरफ देखा और नफरत से कहा, मैं नियम कैसे तोड़ रहा हूँ? तुमने ही तो कहा था कि अब कौन सा ज़माना है, क्या हम अब भी पुराने ज़माने की तरह ठंडे हथियारों से लड़ाई करेंगे? मैं अभी जो हथियार इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे बायोलॉजिकल हथियार कहते हैं। रेफरी गुस्से में था। ये बदमाश बहुत बेशर्म था, असल में उसके ही शब्दों का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। लेकिन उसी समय रेफरी को प्रिंसिपल जोंग ली का एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था कि यह नियम तोड़ना नहीं है। रेफरी ने नाक सिकुड़ी और बात करना बंद कर दिया। वीआईपी एरिया। सूमू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और दिल खोलकर हंसा। वांग हाओ सच में एक बदमाश था और काफ़ी चालाक भी। हालांकि उसके तरीके थोड़े घटिया थे, लेकिन इससे उसे आराम महसूस हुआ। कम से कम भविष्य में दूसरे लोग वांग हाओ का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। अब उसका मुख्य काम वांग हाओ की बॉटम लाइन को टेस्ट करना और ये देखना था कि क्या उसका बिना किसी वजह के लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई गलत इरादा है। इस बीच बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सभी एक्टिवली सोच रहे थे। वांग हाओ के अभी के फुटवर्क में मास्टरी को देखते हुए वह वांग तियानी से भी ज़्यादा टैलेंट वाला जीनियस था। हालांकि उसकी अभी की कल्चरल स्किल मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके टैलेंट ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। इसे ध्यान में रखते हुए सूमू का धरती पर आने का मकसद खुद ही साफ था। अगर आने वाला 100 स्कूल हेजेमनी भी एक रिंग कंपटीशन होता, तो यह अंदाज़ा लगाया गया था कि सूमू में इसे देखते रहने का सब्र नहीं होगा। आखिरकार उसने जो देखा था उसे देखना था। वह जानता था कि वांग हाओ में कितनी ताकत है और आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और धरती पर 99 हाई स्कूल थे और हर स्कूल ने 3 स्टूडेंट्स चुने। ये 297 स्टूडेंट्स थे। अगर रिंग कंपटीशन होता तो क्या सूम्यू में सच में देखने का सब्र होता? अगर ऐसा होता तो उनके स्टूडेंट्स को सूम्यू के सामने परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए आने वाला 100 स्कूल हेजेमनी बिल्कुल भी रिंग कंपटीशन के रूप में नहीं हो सकता था। इसका एक अलग फील होना चाहिए था। रिंग पर वांग हाओ ने लिन टिंगबाई की आंखों को देखा, जो बहुत लाल थीं, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह गिरने वाला है। साथ ही फीमेल स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम कंपटीशन नहीं कर सकती, तो चलो इसे ऑक्शन कर देते हैं। वांग हाओ रिंग के किनारे खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, तुम कौन हो? तुम मेरे मेल गॉड को ऑक्शन क्यों कर रही हो? हाँ वांग हाओ, तुम तो बस एक बेशर्म बदमाश हो। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरा मेल गॉड एक इंसान है, कोई कमोडिटी नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने कंधे उचकाए और मासूमियत से कहा, क्योंकि हर कोई उसे नीलाम करने को तैयार नहीं है, तो मैं उसे नॉकआउट करके मैच खत्म कर दूंगा। रुको। फीमेल स्टूडेंट्स चीखीं और वांग हाओ को रोका। अगर लिन टिंगबाई नॉकआउट हो गया तो क्या एक अमीर परिवार में घुसने का उनका प्लान बर्बाद नहीं हो जाएगा? वांग हाओ, यह एक रिंग मैच है, ऑक्शन नहीं, रेफरी ने ठंडे चेहरे से कहा। वांग हाओ ने भी ठंडे चेहरे से जवाब दिया, तुम सिर्फ रेफरी हो, सिर्फ विनर और लूजर को जज करने के लिए जिम्मेदार हो। मैं क्या करता हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दखल देना बंद करो। हाँ सही है, रेफरी इतना दखलंदाजी क्यों कर रहा है? तुम सिर्फ जीतने वाले और हारने वाले को जज करने के लिए जिम्मेदार हो। किसी ने तुम्हें ऐसी चीज़ें मैनेज करने का अधिकार नहीं दिया। धत्तेरे की, ये बहुत बेशर्मी है। हाँ, हम वांग हाओ को सपोर्ट करते हैं। रेफरी बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। हालांकि वांग हाओ थोड़ा बेशर्म बदमाश है, लेकिन वह सही है। रेफरी बहुत ज़्यादा दखल दे रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नीचे बैठे सभी स्टूडेंट्स इस हंगामे में शामिल हो गए। मेल स्टूडेंट्स के दिल में कोई भी आदमी जो उनसे ज़्यादा हैंडसम हो, फीमेल स्टूडेंट्स के बीच उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो, वह उनका दुश्मन था। अब वांग हाओ लिन टिंगबाई को नीलाम कर रहा था, जो लिन टिंगबाई की खुली बेइज्जती थी। देखते हैं कि लिन टिंगबाई भविष्य में भी अपना सिर ऊंचा रख पाता है या नहीं। और सभी छात्राओं का एक अमीर परिवार में जाने का विचार था, तो वे इस मौके को आसानी से कैसे छोड़ सकती थीं। रेफरी इतना गुस्से में था कि वह बस गहरी सांसें ले पा रहा था। वह सच में जाकर वांग हाओ को मुक्का मारना चाहता था। वह न केवल बायोलॉजिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि एक अच्छे आदमी को भी नीलाम कर रहा था। वह सच में बहुत घटिया था। मैं 1000 की बोली लगाऊंगा। तुम 1000 में पुरुष देवता के साथ सोना चाहती हो। मैं 3000 की बोली लगाऊंगा। ये लड़की आज पूरी जान लगा रही है। 10,000। मैं 1 लाख की बोली लगाऊंगा। अचानक एक भारी आवाज़ सुनाई दी।
एक बड़ी मस्कुलर मोटी लड़की मजबूत कदमों से आलू के चिप्स का एक बैग पकड़े और खाते हुए आई। अरे यार, ये तो असल में गाउडे में ही है। आसपास के मेल स्टूडेंट्स ने नए आए लड़के को हैरानी से देखा और साथ ही वे सब खुश भी हो रहे थे। ये गाउडे में 11th हाई स्कूल में एक सेलिब्रिटी थी। 17 या 18 साल की उम्र में ही उसका वजन 300 केजी से ज़्यादा हो गया था, और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि इस औरत का परिवार भी खास तौर पर अमीर और पावरफुल था। उसके पिता गाओक्सियोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रेसिडेंट थे और उसकी मां अर्थ गवर्नमेंट काउंसिल की मेंबर थीं। उसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल और बिजनेस दोनों शकल में फैला हुआ था, और अर्थ पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे उकसाने की हिम्मत करते। गाओ डेमेई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फीमेल स्टूडेंट्स ने गाओ डेमेई को डर से देखा। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लो, लेकिन कोई मुझे नहीं चाहता था, इसलिए मेरे पास शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं है। गाओ डेमेई की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। उसने अपने आसपास की फीमेल स्टूडेंट्स पर नज़र डाली और किसी की भी उससे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। जब लिन टिंगबाई ने गाओ डेमेई को देखा तो वह जोर से कांप गया। अपनी बची हुई आखिरी चेतना के साथ उसने अपना हाथ उठाया। मैं मानता हूँ। धमाका! इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, वांग हाओ ने उसके चेहरे पर लात मारी, जिससे लिन टिंगबाई की बात बीच में ही रुक गई। उसी समय उसने लिन टिंगबाई की उंगली पर पहनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग उतार दी। कितना बुरा! नीचे बैठे मेल स्टूडेंट्स अब और नहीं देख पा रहे थे। वे सभी 3 मिनट तक अपने दिल में चुपचाप लिन टिंगबाई के लिए दुख मनाते रहे। वांग हाओ से लड़ते समय उसे न केवल कामोत्तेजक दवा दी गई थी, बल्कि उसकी नीलामी भी होने वाली थी और उसकी महंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग भी छीन ली गई थी। इससे भी ज़्यादा निराशा की बात यह थी कि गाओ डेमेई उसे पसंद करने लगा था। लेकिन उसी समय इन सभी मेल स्टूडेंट्स के दिलों में थोड़ी खुशी भी थी। यह उन अमीर और हैंडसम लड़कों की किस्मत थी जो उनसे ज़्यादा हैंडसम थे, उनके ग्रेड उनसे बेहतर थे और वे अमीर भी थे। 1 लाख बहुत कम है, कम से कम 10 लाख तो चाहिए। वांग हाओ ने देखा कि किसी ने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की और सीधे कीमत बढ़ा दी। गाओ डेमेई तुरंत मान गए। कोई बात नहीं, मैं बाद में तुम्हें 10 लाख युआन ट्रांसफ़र कर दूंगा। असल में मुझे तुम में ज़्यादा दिलचस्पी है। अगर तुम मेरे आदमी बन गए तो तुम भविष्य में गाओक्सियोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप के प्रेसिडेंट बनोगे। वांग हाओ जोर से कांप गए और बेचैनी से अपना सिर हिलाया। वह क्या बकवास कर रही थी? तुम्हारे फिगर को देखते हुए, सिस्टर, वह इसके लिए हिम्मत नहीं करेगा। अफसोस, ये सच में शर्म की बात है। गाओ डेमेई थोड़े निराश हुए, लेकिन जल्दी ही संभल गए। वांग हाओ ने लिन टिंगबाई को लात मारकर गाओ डेमेई को मारा, अपना सिर घुमाया और रेफरी को डांटा। अब जब वह रिंग से गिर गया है, तो तुम जल्दी से मुझे विनर क्यों नहीं घोषित कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता कि तुम रेफरी कैसे बन गए। जब बोलना चाहिए तब नहीं बोलते, और जब नहीं बोलना चाहिए तब बकवास करते रहते हो। रेफरी इतना गुस्से में था कि उसके माथे की नसें फूल गईं। वह इस बदमाश को मारने वाला था, वह पक्का इस बदमाश को मारने वाला था। विनर, वांग हाओ टॉप 8 में आ गया, रेफरी ने दांत भींचकर कहा। आखिर में उसने फिर भी कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। वांग हाओ ने सीना फुलाकर और सिर ऊंचा करके जीतने वाले अंदाज में रिंग में नीचे चला गया। लेकिन जब उसने लिन टिंगबाई को गाओ डेमेई की बाहों में कंफ्यूज्ड और दीवाना देखा, तो उसके पैरों के तलवों से लेकर सिर के ऊपर तक एक ठंडक दौड़ गई और पूरी जमीन पर रोंगटे खड़े हो गए। डिंग डोंग, होस्ट को एक अच्छे शादीशुदा आदमी को सक्सेसफुली बेचने के लिए बधाई। बुराई का लेवल बहुत बुरा है। तुमने 10,000 विलेन पॉइंट्स कमाए हैं। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं। आदमियों को बेचकर उसे न सिर्फ पैसे और इक्विपमेंट मिले, बल्कि विलेन पॉइंट्स भी मिले। ये बहुत बढ़िया था। अचानक वांग हाओ को गुस्से की लहर महसूस हुई और उसने मुड़कर देखा कि उसकी फीमेल क्लासमेट्स अपने दिल में बैठे भगवान को रोते हुए विदा कर रही थीं। मुझे लगता है कि यहाँ से चले जाना बेहतर है। वांग हाओ जल्दी से चला गया। वह पागल औरतों के एक ग्रुप से घिरा हुआ और हमला नहीं चाहता था। वांग हाओ जहाँ से निकला था उससे थोड़ी ही दूर पर डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के शी रोंगक्सुआन ने सेटिस्फैक्शन में सिर हिलाया। वांग हाओ सच में एक बुरा आदमी था, सच में उनके डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही था। लेकिन शी रोंगशुआन ने ध्यान नहीं दिया कि सू म्यू उसे देखकर गुस्से में था, धीरे से बुदबुदा रहा था। ये ऑरा डीवाई ऑर्गेनाइजेशन का है। ये चूहे यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वे वांग हाओ के पीछे पड़े हो सकते हैं? ... जैसे ही वांग हाओ के लिन टिंगबाई को हराने की खबर फैली, पूरा 11th हाई स्कूल पूरी तरह से भड़क गया। भले ही वांग हाओ मार्शल अप्रेंटिस लेवल 6 में पहुंच गया था, लिन टिंगबाई मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 था। वह क्यों हार गया? लेकिन जब स्टूडेंट्स को मैच की डिटेल्स पता चली तो वे सब हैरान रह गए। उनके मन में बस एक ही ख्याल था, वांग हाओ तो पक्का बदमाश है। उसने न सिर्फ लिन टिंगबाई को हराने के लिए पैशनेट का बेशर्म तरीका इस्तेमाल किया, बल्कि उसने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग भी ले ली और लिन टिंगबाई को गाओ डेमेई को 1 मिलियन युआन में नीलाम भी कर दिया। सिर्फ ऐसा बदमाश ही इतना घटिया काम कर सकता है।
धत तेरे की, इस वांग हाओ को पैशनेट कहाँ से मिला? हाँ, मैंने सुना है, पैशनेट सच में बहुत पावरफुल है और इसे ढूंढना मुश्किल है। अब एक बोतल 100,000 युआन में बिकती है। मुझे लगता है पैशनेट कुछ ऐसा है जो बदमाश वांग हाओ ने बनाया है। बिल्कुल, सिर्फ ऐसा बदमाश ही इस तरह का पोषण बना सकता है। गाओ डैमेई के लिंटिंग बाई को ले जाने के बाद जो हुआ उसके बारे में सोचकर ही मुझे लगता है कि स्कूल की सभी लड़कियां आंसुओं से अपना चेहरा धो रही होंगी। स्कूल के हॉटथ्रोप की आखिरी किस्मत असल में ऐसी ही है, ये सच में सेटिस्फाइंग है। हाँ, सही कहा, इतने अमीर, हैंडसम और सक्सेसफुल इंसान को इस तरह खत्म होते देखना सच में जिंदगी में बहुत खुशी की बात है। बस अफसोस की बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग आखिरकार वांग हाओ ने ले ली। ये 10 मिलियन युआन का टेक्नोलॉजिकल वेपन है। मुझे लगता है कि लिंटिंग बाई इसे जाने नहीं देंगे। ये तभी होगा जब लिंटिंग बाई वापस आ सकें। इसका क्या मतलब है? लिंटिंग बाई का परिवार चाहे पैसे के मामले में हो या असर के मामले में गाओ डैमेई के परिवार का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जब वह गाओ डैमेई के साथ शामिल हो गया है तो क्या आपको लगता है कि गाओ परिवार उसे जाने देगा? ये सच है, मैंने सुना है कि इस बेटी की चिंता में गाओ डैमेई के पिता के बाल सफ़ेद हो गए हैं। अब जब उसके दरवाजे पर इतना अच्छा दामाद आ रहा है तो शायद वह मर भी जाए तो भी उसे जाने नहीं देगा। वांग हाओ सच में एक बदमाश है। उसने न सिर्फ लिंटिंग बाई का शरीर बेचा बल्कि लिंटिंग बाई की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इस समय वांग हाओ अपनी लड़ाई की लूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग को देख रहा था। मुझे लगा कि यह कोई खजाना है, लेकिन ये तो बस एक लेवल 2 का खराब टेक्नोलॉजिकल हथियार है। वांग हाओ थोड़ा निराश हुआ। इंटरस्टेलर फेडरेशन में हथियारों को 3 तरह से बांटा जाता है: टेक्नोलॉजिकल हथियार, मिलिट्री हथियार और एलॉय हथियार। टेक्नोलॉजिकल हथियार हाईटेक प्रोडक्ट से बने हथियार होते हैं जिनमें सबसे मशहूर मेज, लेज़र हथियार वगैरह हैं। मिलिट्री हथियार बंदूक और गोला बारूद की तरह हॉट हथियार होते हैं, लेकिन उन सभी को मजबूत किया गया है और वे बहुत ताकतवर हैं। एलॉय हथियार कोल्ड हथियार होते हैं, बस फोर्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल मजबूत एलॉय बन गया है जिससे वे न सिर्फ टिकाऊ होते हैं बल्कि शार्प। हथियारों को किसी भी कैटेगरी में बांटा गया हो। इंटरस्टेलर फेडरेशन ने हथियारों को उनके डैमेज वैल्यू के आधार पर 6 लेवल में बांटा है, जिसमें लेवल 1 सबसे कमज़ोर है और लेवल 6 का डैमेज सबसे ज़्यादा है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग अब लेवल 2 डैमेज तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन ये लेवल 1 डैमेज से थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा यह मार्शल मास्टर्स को कुछ पैरालिसिस डैमेज दे सकती है। इसमें मारने की बहुत कम ताकत है। छोड़ो इसे, मैं अभी इसका इस्तेमाल करूंगा। वांग हाओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग अपनी उंगली पर पहनी और ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल दिया। मैचों का अगला राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए कोई दूसरा लिंटिंग बाई होगा या नहीं। लेकिन क्योंकि मैच लड़ने से उसे पैसे, इक्विपमेंट और विलेन पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए वह अपने अगले अपोनेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जब वांग हाओ फिर से एरिना में आया तो उसके सामने एक मस्कुला आदमी ने उसे ठंडे चेहरे से घूरा। स्टेज के नीचे स्टूडेंट्स और भी जोश से चिल्ला रहे थे, झाओ जुनवेन, इस बदमाश को मार डालो। कौन सा बदमाश? यह एक बेवकूफ़ है। झाओ जुनवेन, इस कमीने को मार डालो और मेरे भगवान लिंटिंग बाई का बदला लो। उस जैसे इंसान के होते हुए 11th हाई स्कूल की इज्जत खराब हो गई है। झाओ जुनवेन, इसे मार डालो। उसने लिंटिंग बाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, वह एक शैतान है। झाओ जुनवेन, लोगों के लिए इस खतरे को खत्म करो। घटिया वांग हाओ का अंत हो, 11th हाई स्कूल के लिए इस खतरे को खत्म करो। घटिया वांग हाओ का अंत हो, 11th हाई स्कूल के लिए इस खतरे को खत्म करो। वीआईपी एरिया। सुम्यू ने अपना माथा रगड़ा, सच में समझ नहीं आ रहा था कि अपनी अभी की फीलिंग्स कैसे बताए। हालांकि उनकी राय में वांग हाओ ने जो किया वह बस बच्चों जैसी शरारत थी, लेकिन परेशानी खड़ी करने की उसकी काबिलियत बिल्कुल ज़बरदस्त थी। अपने पिता वांग तियानी की तुलना में वे दो अलग अलग बातें थीं। प्रिंसिपल जोंगली बेचैनी से सुम्यू के सामने बैठे थे। वह साफ महसूस कर सकता था कि उसके पीछे बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल उसे इशारा कर रहे हैं और उसे बुरी नज़र से देख रहे हैं। अगर वांग हाओ ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो उसे भविष्य में पक्का फूल और तालियां नहीं मिलेंगी, बल्कि बुराई और बुराई मिलेगी। वांग हाओ, तुम्हें क्या हो गया है बच्चे? प्रिंसिपल जोंगली ने एक अजीब सी मुस्कान दी। पिछला वांग हाओ ऐसा नहीं था। एरिना में वांग हाओ ने आंखें सिकुड़कर झाओ जुनवेन को देखा। अगर उसे ठीक से याद था तो झाओ जुनवेन में जन्मजात दिव्य शक्ति और बहुत ज़्यादा ताकत थी। हालांकि वह एक मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 था, लेकिन उसकी ताकत दूसरे मार्शल अप्रेंटिस लेवल 8 से कहीं ज़्यादा थी। जब तक उसकी फिजिकल ताकत बेहतर होती जाएगी, मार्शल मास्टर बनना बहुत आसान होगा। अगर वह सच में झाओ जुनवेन से आमने सामने होता तो वह पक्का हार जाता। क्या तुम दोनों तैयार हो? रेफरी का चेहरा उदास था, खासकर जब वह वांग हाओ को देख रहा था। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खराब लग रहा था।
1 मिनट रुको। वांग हाओ रुका, झाओ जुनवेन की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, रेफरी, उसका चेहरा देखो, कितना खराब लग रहा है। उसे साफ तौर पर मुझसे दिक्कत है। मुझे डर है कि वह बदला लेने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर रेफरी का चेहरा और भी उदास हो गया। इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वह किसी और के बारे में ये कहने की भी हिम्मत करे कि वह बदला लेने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है। उसे नहीं पता था कि बिना किसी पहले की रंजिश के लिन टिंगबाई को इतनी तकलीफ किसने दी। ये बदला लेने के लिए अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करने से कहीं ज़्यादा बुरा था। ये कंपटीशन का समय है। तुम्हारी कोई भी पर्सनल रंजिश है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम स्टेज पर पर्सनल रंजिश नहीं लाना चाहते तो पहले जाकर लड़ लो, फिर एरिना मैच में आओ, रेफरी ने ठंडे स्वर में कहा। वांग हाओ ने बेबसी से कंधे उचकाए, अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। कितना बेवकूफ़ है। झाओ जुनवेन ने होंठ सिकोड़ लिए। वांग हाओ को बिल्कुल भी नजर नहीं आया, लेकिन झाओ जुनवेन का पूरा शरीर टेंशन में था। उसकी आंखें वांग हाओ पर टिकी थीं। जैसे ही रेफरी ने शुरू करने को कहा, वह दौड़कर वांग हाओ को तुरंत नीचे गिरा देता, वांग हाओ को रिएक्ट करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता। वह दूसरा लिन टिंगबाई नहीं बनना चाहता था। तो चलो शुरू करते हैं। रुको, उधर देखो, एक औरत बिना कपड़ों के है। वांग हाओ ने सीधे रेफरी को टोका। झाओ जुनवेन के पीछे इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, एक खूबसूरत औरत बिना कपड़ों के। कहाँ? तुरंत स्टेज के नीचे खड़े स्टूडेंट्स ने अनजाने में उस तरफ देखा जिस तरफ वांग हाओ इशारा कर रहा था। तभी स्टूडेंट्स के कानों से एक बुरी चीख निकली, जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो। आह! जब स्टूडेंट्स की नज़रें वापस एरिना की तरफ गईं, तो उन्होंने देखा कि झाओ जुनवेन का चेहरा पीला पड़ गया था। वह ज़मीन पर सिकुड़ा हुआ था, दोनों हाथों से अपनी जांघों को बचा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत दर्द था। झाओ जुनवेन के बगल में वांग हाओ अपना पैर पीछे कर रहा था। उसने हैरान रेफरी के कंधे पर थपथपाया और गंभीरता से कहा, रेफरी, मैं ये साफ करना चाहता हूं कि यह कोई चुपके से हमला नहीं था। मैंने आपके बताए तरीके से उससे अपनी पर्सनल नाराज़गी दूर कर ली थी। अब हम एरिना मैच शुरू कर सकते हैं। अपनी बहन का एरिना मैच शुरू करो। हम शुरू भी कैसे कर सकते हैं? रेफरी ने पहले से ही बेहोश झाओ जुनवेन की तरफ देखा। उस किक से उसके बॉलर्स टूट गए होंगे। उसमें इतनी ताकत कैसे आ सकती थी कि वह खड़ा होकर तुम्हारे साथ एरिना मैच में मुकाबला कर सके? उसी समय रेफरी के दिल में लाखों घास मिट्टी के घोड़ों की भगदड़ मच गई। उसने कसम खाई कि वह वांग हाओ से फिर कभी बात नहीं करेगा। ये बदमाश बहुत बेशर्म था। उसने न सिर्फ उसे चुप करा दिया, बल्कि उसकी बातों में कमियों का भी फायदा उठाया। आखिर में रेफरी कोई फैसला नहीं कर सका और सिर्फ प्रिंसिपल जोंगली को फैसला करने के लिए मैसेज भेज सका। वीआईपी एरिया। सुम्यू ने अपनी कनपटी रगड़ी, यह महसूस करते हुए कि अब से वांग हाओ को सिखाने का काम बहुत मुश्किल होगा। इन 2 एरिना मैचों के जरिए वह देख सकता था कि वांग हाओ की एडजस्ट करने की काबिलियत बहुत मजबूत। अपने से ज़्यादा मजबूत विरोधियों का सामना करते हुए भी वह अपनी चालाकी से उन्हें आसानी से संभाल लेता था। वह इस बात से बहुत खुश था। इस तरह उसे भविष्य में वांग हाओ के नुकसान की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि वांग हाओ की पढ़ाई को अभी भी प्राथमिकता देने की ज़रूरत थी, नहीं तो अगर यह बच्चा भटक गया तो ये बहुत बुरी बात होगी। सीनियर सू, आप इस मामले में क्या सोचते हैं? प्रिंसिपल जोंगली ने हिचकिचाते हुए पूछा। सुम्यू ने धीरे से कहा, हालांकि तरीके थोड़े बेशर्म थे, लेकिन ये पूरी तरह से वांग हाओ की गलती नहीं है। आपके रेफरी की भी कुछ जिम्मेदारी है। हाँ, सीनियर सू, प्लीज़ बेफिक्र रहें, मैं भविष्य में ज़रूर एक सही रेफरी ढूंढूंगा। प्रिंसिपल जोंगली ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वह ये कैसे नहीं देख सकता था कि सुम्यू वांग हाओ को बचा रहा था। लेकिन ये भी सच था, अगर वांग हाओ अभी बाहर हो जाते तो वे 4 खास यूनिवर्सिटी को अलविदा कह देते। हालांकि सुम्यू के लिए उनके रुतबे को देखते हुए वांग हाओ को तियानबेई यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाना आसान होता, लेकिन आखिर में कनेक्शन का इस्तेमाल करने की रेप्यूटेशन अच्छी नहीं लगती। आखिरकार सुम्यू जैसे बड़े लोगों का पद जितना ऊंचा होता है, उन्हें अपनी रेप्यूटेशन की उतनी ही ज़्यादा परवाह होती है। ये सही है, हमें भी इस सबक से सीखना चाहिए और भविष्य में प्रोफेशनल रेफरी ढूंढने चाहिए। बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सभी चालाक लोग थे और उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। इस तरह का अनप्रोफेशनल रेफरी न सिर्फ बहुत ज़्यादा बोलता है, बल्कि कॉम्पिटिटर को भी गुमराह करता है। ये सच में अच्छा नहीं है। रेफरी सिर्फ जीत या हार तय करने के लिए जिम्मेदार होता है और उसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जो रेफरी कॉम्पिटिटर को गुमराह करते हैं वे बहुत ही बुरे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। सुम्यू ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। वह इन प्रिंसिपल्स के परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। क्योंकि ऐसा था, इसलिए वह रुककर 100 स्कूल्स हेजेमनी कंपटीशन देखेगा।
वान हाओ के स्पेशल स्टेटस की वजह से अगर वान हाओ भविष्य में तियानबे यूनिवर्सिटी भी जाता तो भी वह कुछ समय के लिए वान हाओ की पहचान बताने का प्लान नहीं बना रहा था। वान हाओ के रॉयल एकेडमी में छा जाने के बाद ही वह इसे बताएगा, जिससे रॉयल एकेडमी की फिर से बेइज्जती होगी। इसलिए वान हाओ को पहले से सामने नहीं लाना चाहिए और कनेक्शन इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा वान हाओ के पीक लेवल लाइटनिंग स्टेप्स में मास्टरी के साथ तियानबे यूनिवर्सिटी में खास तौर पर एंटर करना ही काफ़ी था और इसे कनेक्शन इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं माना गया। जल्द ही एरिना में रेफरी को प्रिंसिपल जोंगली का जवाब मिला, जिसमें उन्हें आगे से कम बात करने के लिए कहा गया और साथ ही वान हाओ की जीत और सेमीफाइनल में उनकी आसानी से एंट्री की घोषणा की गई। जब रेफरी ने उदास चेहरे के साथ वान हाओ की जीत की घोषणा की तो स्टेज के नीचे मौजूद स्टूडेंट्स तुरंत भड़क गए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? उसने किसी पर हमला किया और फिर भी सेमीफाइनल में पहुंच गया। यह एक फिक्स है, इसमें पक्का कोई फिक्स है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वान हाओ इस कमीने ने प्रिंसिपल को पैशनेट और एनर्जेटिक दिया था, इसीलिए वह पास हो गया। धत तेरे की, भाई तुम्हें ये जानकारी कहाँ से मिली? क्या तुम्हें इसके लिए जानकारी की ज़रूरत भी है? वान हाओ एक बेचारा आदमी है, वह पैशनेट और एनर्जेटिक के अलावा और क्या दे सकता है? ये बात समझ में आती है। कोई हैरानी नहीं कि जब वान हाओ पिछली बार क्लास से बाहर गया था तो उसे खुलेआम पत्थर की मूर्ति बनाकर सजा दी गई थी, लेकिन चुपके से लगातार 3 दिनों तक हर खाना एक शानदार सेट मील था। पता चला कि वे पहले से ही मिले हुए थे। एनालिसिस में बहुत दम है। मुझे नहीं पता था कि प्रिंसिपल इस तरह के इंसान हैं। मैंने कहा, प्रिंसिपल, इस बूढ़े आदमी के पास लंबी टांगों वाली एक खूबसूरत फीमेल सेक्रेटरी क्यों है? तो यही चल रहा था। कुछ करना है तो सेक्रेटरी करती है, कुछ नहीं करना है तो सेक्रेटरी करती है। प्रिंसिपल सच में उम्र में बूढ़े हैं लेकिन दिल से नहीं। वह बस एक बूढ़ा बिगड़ल है और वान हाओ इस बदमाश के साथ मिलकर 11 हाई स्कूल की रेप्यूटेशन खराब होने वाली है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्रिंसिपल जोंगली इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने लगभग मुंह भर खून थूक दिया। इन बिगड़लों की कल्पना भी बहुत अजीब थी। उसी समय बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल जोंगली को शरारती नज़रों से देख रहे थे और सू म्यू की नज़र भी थोड़ी अजीब थी। सू म्यू ने तो ये भी सोचा कि क्या वान हाओ का रास्ता भटकना इसलिए था क्योंकि ऊपर की बीम सीधी नहीं थी और नीचे की बीम टेढ़ी थी। और वान हाओ भी बहुत हैरान था कि वह सच में ऐसे कैसे निकल गया। उसने कई वजहें तैयार की थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रिंसिपल जोंगली, वह बूढ़ा आदमी, सच में उम्र में बूढ़े थे लेकिन दिल से नहीं? ऐसा लग रहा था कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो उन्हें 2 बोतलें भेजनी होंगी, नहीं तो अगर कोई सफाई करने वाला नहीं हुआ तो जब वह भविष्य में बुरे काम करेगा तो वह क्या करेगा? इस समय प्रिंसिपल जोंगली रोने ही वाला था। ये छोटा सा बदमाश वान हाओ उसकी जिंदगी भर की इज्जत कैसे खराब कर सकता है? उसे तो ये भी लग रहा था कि एजुकेशनल लेजेंड का टाइटल उससे और दूर होता जा रहा है। एरिना में वान हाओ ने इल्ज़ामों को नज़रअंदाज किया और इसके बजाय खुशी से अपने कान से आ रही सिस्टम की आवाज़ सुनी। डिंग डोंग, होस्ट को किसी को लात मारकर बांझ बनाने के लिए बधाई। सिन इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तुमने 10,000 विलेन पॉइंट्स कमाए हैं अकाउंट में और 10,000 पॉइंट्स। अब मेरे पास 41,000 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। अब खुद को फिर से मजबूत करने का समय है। वान हाओ ने अपना स्मार्ट ब्रेसलेट खोला और पाया कि गाओ डेमेई ने जो 1 मिलियन देने का वादा किया था वह पहले ही आ चुका था। जब 4 सेमीफाइनलिस्ट आए तो स्कूल ने आज के लिए कंपटीशन खत्म करने और कल जारी रखने का फैसला किया। ये देखकर कि अब और मैच नहीं बचे हैं, वान हाओ 11 हाई स्कूल से निकलकर फार्मेसी की ओर चला गया। वह भी मिले 1 मिलियन का इस्तेमाल कुछ दवा वाली जड़ी बूटियां खरीदने और फिर खुद को फिर से मजबूत करने के लिए एक मजबूत करने वाला पोषण बनाने में करना चाहता था। बेशक वह प्रिंसिपल जोंगली के लिए पैशनेट और एनर्जेटिक की 2 बोतलें नहीं भूल सकता था। उसे उन्हें जल्द से जल्द देना था, नहीं तो क्या होगा अगर भविष्य में मामलों को संभालने में उसकी काबिलियत ज़्यादा नहीं रही। लेकिन वान हाओ ने ध्यान नहीं दिया कि उसके पीछे एक आदमी चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। हालांकि इस आदमी को यह भी एहसास नहीं हुआ कि वीआईपी एरिया में सू म्यू उसकी सारी हरकतों पर नज़र रख रहा था। सू म्यू ने धीरे से कहा, जियाओ जोंग, उसके पीछे जाओ और देखो। प्रिंसिपल जोंगली ने उस तरफ देखा जिस तरफ सू म्यू देख रहा था। जब उसे लगा कि वान हाओ का पीछा कर रहे आदमी में डीवाई आतंकवादी संगठन का अनोखा ऑरा है तो उसका एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। डीवाई आतंकवादी संगठन इंटरस्टेलर फेडरेशन में एक क्रिमिनल संगठन था। वे हथियारों की तस्करी करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, हथियारों को ट्रेनिंग देते थे, हथियारबंद गतिविधियां शुरू करते थे। जब तक वे पैसा कमा सकते थे इन लोगों ने ऐसा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की जो वे नहीं कर सकते थे। लेकिन डीवाई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का यह आदमी अभी वान हाओ का पीछा क्यों कर रहा था? क्या उन्हें वान हाओ को मारने का मिशन मिला था या वे वान हाओ को फंसाने की कोशिश कर रहे थे?
लेकिन चाहे जो भी हो, ये वांग हाओ के लिए अच्छी बात नहीं थी। प्रिंसिपल जोंगली के जाने के बाद सुमू ने आंखें सिकोड़ लीं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहे हैं। गाओक्सियोंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ग्रुप दुनिया के टॉप फाइनेंशियल ग्रुप्स में से एक। न सिर्फ उनकी फाइनेंशियल ताकत बहुत ज़्यादा है, बल्कि उन्हें सरकारी डिपार्टमेंट्स और ताकतवर परिवारों का भी सपोर्ट है, जिससे वे एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो हवा को बुलाकर धरती पर बारिश ला सकते हैं। इस समय प्रेसिडेंट गाओक्सियोंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग कर रहे थे। यहाँ हर कोई हमारे ग्रुप का शेयर होल्डर है और मेरी बेटी का बड़ा भी है, गाओक्सियोंग ने टेबल पटकते हुए गुस्से से कहा। मैं गाओक्सियोंग गोलमोल बातें नहीं करूंगा। आज ही लिन टेक्नोलॉजी के लिन टिंगबाई ने मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा किया और शक है कि वह बाद में इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हालांकि मैं गाओक्सियोंग एक बदतमीज आदमी हूं, लेकिन यह मामला मेरी बेटी की इज्जत से जुड़ा है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यहाँ मौजूद हर कोई मेरी बेटी के लिए खड़ा होगा। वहां मौजूद शेयर होल्डर्स ने आंखें घुमाईं, उन्होंने यहां आते समय इस मामले के बारे में पहले ही सुन लिया था। हालांकि सभी को लगा कि लिन टिंगबाई को गाओ डैमेई से शादी के लिए मजबूर करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन गाओक्सियोंग अपनी बेटी की शादी की चिंता में बूढ़ा हो गया था। उन्हें देखते ही पूछता था कि उनके बेटे या पोते हैं या नहीं, यहाँ तक कि दूर के भतीजों को भी नहीं छोड़ता था। अब जब बलि का बकरा सामने आ गया था तो कहने के लिए और कुछ नहीं था, उन्हें अपना सपोर्ट जरूर देना था। गाओक्सियोंग चिंता मत करो, डैमेई वह है जिसे हमने बड़ा होते देखा है। जब तक हम बड़े यहाँ हैं कोई भी उसका फायदा नहीं उठा सकता। हाँ सही है, हम वापस जाकर तुरंत तैयारी करेंगे। हम गारंटी देते हैं कि लिन टिंगबाई 3 दिन के अंदर डैमेई से शादी कर लेंगे। गाओक्सियोंग बहुत खुश हुआ और उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, हाँ गाओक्सियोंग यहाँ सभी का शुक्रिया अदा करता है। जब मेरी बेटी की शादी होगी तो आप ज़रूर आएंगे और कुछ और ड्रिंक्स लेंगे। ज़रूर ज़रूर, सबने कुछ झूठी बातें की और फिर चले गए। जल्द ही लिन टिंगबाई के परिवार की कई इंडस्ट्रीज ब्लॉक हो गईं। हुई रेन फार्मेसी दुनिया की सबसे बड़ी चेन फार्मेसी और सुपरमार्केट। ये दवा वाली जड़ी बूटियां बहुत महंगी हैं। वांग हाओ ने एक छोटी गाड़ी चलाई, फार्मेसी में अपनी ज़रूरत की जड़ी बूटियां चुनी, लेकिन उसे जिन जड़ी बूटियों की ज़रूरत थी वे सभी बहुत महंगी थीं, हर एक की कीमत हज़ारों में थी। अगर वह उन सभी को खरीदता तो कम से कम 2 मिलियन से ज़्यादा खर्च होते। खेती सच में सबसे महंगी चीज़ है, वांग हाओ ने आह भरी। ये बिना वजह नहीं था कि आम लोगों को ऊपर उठने में मुश्किल हो रही थी। उसी समय वांग हाओ को थोड़ा अफसोस हुआ, उसने लिन टिंगबाई को ज़्यादा पैसे में क्यों नहीं बेचा। गाओ डैमेई के परिवार को देखते हुए कुछ मिलियन या करोड़ों तो बस छोटी मोटी रकम थी। छोड़ो, मैं पहले एक आसान ताकत बढ़ाने वाला पोषण बना लूँगा। वांग हाओ ने बेबसी से आह भरी। उसने शुरू में आज रात ताकत बढ़ाने वाले पोषण का इस्तेमाल करके कामयाबी पाने का प्लान बनाया था, लेकिन इस हालत में ऐसा लग रहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। वांग हाओ के जड़ी बूटियां चुनने के बाद वह पेमेंट करने के लिए काउंटर पर गया। तभी शी रोंगशुआन पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कार्ड स्वाइप करो। वांग हाओ ने मुंह बनाया। यह आदमी कौन था? उसकी याद में उसकी कोई छाप क्यों नहीं थी? लेकिन इस उसूल पर चलते हुए कि किसी अच्छी डील का फ़ायदा न उठाना बेवकूफ़ी है, उसने ज़ोर से चिल्लाया, 1 मिनट रुको। फिर वह जल्दी से फार्मेसी में वापस गया, अपनी ज़रूरत की सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा की और प्रिंसिपल जोंगली के लिए पैशन अनलीश्ड के लिए ज़रूरी जड़ी बूटियों के 2 हिस्से भी ले लिए। ये देखकर शी रोंगशुआन के मुंह का कोना फड़क गया। उसे वांग हाओ की बेशर्मी का एकदम नया अंदाज़ा हो गया था। यह एक ऐसा इंसान था जो अंदर से बाहर तक सच में घटिया था। लेकिन जब शी रोंगशुआन ने स्कैनर को एक साथ 3.98 मिलियन स्वाइप करते देखा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। यह 1 साल के एक्टिविटी फंड थे। हालांकि उसका दिल बहुत दुख रहा था, फिर भी शी रोंगशुआन मुस्कुराता रहा, खुद को दिलासा देते हुए कि जब तक वह वांग हाओ को ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर सकता है, ये थोड़ा सा पैसा कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी बात है। पेमेंट करके स्टोर से निकलने के बाद वांग हाओ दवा का सामान लेकर 11th हाई स्कूल की तरफ चल दिया। शी रोंगशुआन जल्दी से आगे बढ़ा, वांग हाओ, क्या अब हम अच्छी तरह बात कर सकते हैं? वांग हाओ ने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता, जल्दी करो और जितना हो सके दूर चले जाओ। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। शी रोंगशुआन को वहीं हैरान भाव से खड़ा छोड़ दिया। ये वांग हाओ सच में जो चाहता है उसे पाने के बाद लोगों से मुंह मोड़ लेता है। शी रोंगशुआन ने अजीब सी मुस्कान दी, उसे लगा कि वांग हाओ को ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि शी रोंगशुआन ने हार नहीं मानी। अगर वांग हाओ जैसे जीनियस को डीवाई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना सच में इतना आसान होता तो डीवाई ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले ही इंटरस्टेलर फेडरेशन की जगह ले ली होती। तभी वांग हाओ जो चला गया था अचानक शी रोंगशुआन के सामने लौटा और बोला, मुझे अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो। शी रोंगशुआन बहुत खुश हुआ।
क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्ग सच में अपनी आंखें खोल रहा हो, जिससे वह आसानी से वांग हाओ को डीवाई ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सके? बिना किसी हिचकिचाहट के शी रोंगशुआन ने वांग हाओ को अपने सभी अलग अलग कॉन्टैक्ट मेथड बता दिए। वांग हाओ ने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रख दी, हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो। अगर मैं अगली बार फिर दवा खरीदने आया तो मैं तुम्हें ज़रूर कॉल करूंगा। याद रखना कि आकर मेरे पेमेंट में मदद करना। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, शी रोंगशुआन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। धत तेरे की, ये सच में एक बेशर्म कमीना है। इतना सब होने के बाद भी वह असल में चाहता था कि अगली बार वह पेमेंट में मदद करे। इस दुनिया में इतना बेशर्म इंसान कैसे हो सकता है? इस समय प्रिंसिपल जोंगली, जो कोने में छिपा हुआ था, खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। ये छोटा बदमाश वांग हाओ सच में बहुत बुरा था। उसे शुरू में चिंता थी कि वांग हाओ लालच का विरोध नहीं कर पाएगा और बस डीवाई आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि वह सच में डीवाई आतंकवादी संगठन को एटीएम की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर यह बात बाहर आ गई तो अंदाजा है कि डीवाई आतंकवादी संगठन के बड़े लोग वांग हाओ के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जल्द ही वांग हाओ 11th हाई स्कूल वापस आया और लैब में गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि छोटी लोली माई मिंगमेंग अपनी बड़ी पानी भरी आंखें उस पर झपका रही थी, और फिर उसका सुंदर चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया और उसका छोटा सा सिर उसकी छाती में सिकुड़ गया। भाई वांग हाओ, क्या तुम्हारा शरीर ठीक है? माई मिंगमेंग की धीमी आवाज़ सुनाई दी। उसने अभी अभी वांग हाओ के 2 मैच देखे थे और पाया था कि वांग हाओ की पर्सनैलिटी पहले से बिल्कुल अलग थी, 2 अलग अलग सोच वाली। अब वह बहुत परेशान थी। क्या पिछली बार दीवार से टकराने के बाद वांग हाओ के दिमाग में कोई दिक्कत थी? नहीं तो वह ऐसा क्यों होता? क्या मेरा शरीर ठीक है? वांग हाओ एक पल के लिए चौंक गया, फिर ध्यान से माई मिंगमेंग को देखा। क्या ये छोटी लोली किसी बात का इशारा कर रही थी? ये सोचकर वांग हाओ ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, मेरा शरीर ठीक हो या न हो, तुम आज रात मेरे घर आ सकते हो और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इसका अंदर और बाहर का साफ पूरा एहसास होगा। माई मिंगमेंग एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसने अपना छोटा सा सिर उठाया और वांग हाओ को हैरानी से देखा। लेकिन जब उसने वांग हाओ की शरारती मुस्कान देखी तो उसे तुरंत याद आ गया कि कुछ रात पहले जिया वेईवेई के घर पर क्या हुआ था। भाई वांग हाओ, तुम सच में बहुत बुरे हो। माई मिंगमेंग ने अपना शर्माता हुआ छोटा सा चेहरा छिपाया और लैब से बाहर भाग गई। वांग हाओ ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। इसका क्या मतलब था? क्या उसने यह बात बहुत सीधे तौर पर कही? ऐसा ही लगा। वह इशारा कर रही थी, लेकिन उसने इसे साफ साफ कह दिया। ये सच में बदतमीजी थी। उसे अगली बार ध्यान देना चाहिए। हालांकि यह मौका चूकना शर्म की बात थी। उसे उम्मीद थी कि यह मासूम सी लोली माई मिंगमेंग बाद में वापस आएगी और उसे एक और मौका देगी। छोड़ो, मैं पहले ताकत बढ़ाने वाला पोषण बनाऊंगी। वांग हाओ ने अपने विचार संभाले और जड़ी बूटियों को पीसना, गर्म करना, छानना और साफ करना शुरू कर दिया। अगर कोई इस समय वांग हाओ को पोषण बनाते हुए देख ले तो वह उसके हाथ की भयानक स्पीड देखकर जरूर हैरान रह जाएगा, जो बिल्कुल लेवल 3 के अल्केमिस्ट के लेवल तक पहुंच गई थी। सेंट हॉट हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा हॉस्पिटल। इस समय एक वार्ड में लिन टिंगबाई हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था, छत को खाली आंखों से देख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल खाली था। टिंगबाई, कुछ तो बोलो, अपनी माँ को मत डराओ। लिन टिंगबाई की माँ रो पड़ी, आंसू फव्वारे की तरह बह रहे थे, अपने बेटे को पुकार रही थीं। लिन टिंगबाई के पिता लिन यांग ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ उस वांग हाओ को मेरे लिए मार डालो। हाँ, वार्ड में धीमी आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दस्तक 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 हुई और सूट पहने एक आदमी अंदर आया। बॉस, काओशुंग ने 1 दर्जन शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर हमारी लिन टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त हमला किया है। अगर युवा मास्टर ने 3 दिनों के अंदर गाओ डैमेई से शादी नहीं की तो पूरा लिन ग्रुप धरती से गायब हो जाएगा। बोलने के बाद उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया। एक बात जो उसने नहीं बताई थी, काओशुंग ने पहले ही कह दिया था कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो लिन परिवार भी धरती से गायब हो जाएगा। लिन यांग ने सांस छोड़ी और धीरे से कहा, जाओ काओशुंग से कहो कि मेरा बेटा और गाओ डैमेई शादी करेंगे। उनसे पहले तैयारी करने को कहो। ओह, मेरा बेचारा बदकिस्मत बेटा। लिन टिंगबाई की मां रो पड़ी। उसका बेटा इंसानों में ड्रैगन था, फिर भी अब उसे उस मोटी औरत गाओ डैमेई से शादी करनी पड़ी। स्वर्ग अंधा होगा। धमाका। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे से अंदर आया। भाई लिन, मुझे अभी खबर मिली है कि वांग हाओ को छुआ नहीं जा सकता। तुमने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं की है ना? वांग हाओ को छुआ नहीं जा सकता। लिन यांग ने मजाक उड़ाया। उसने वांग हाओ का बैकग्राउंड देखा था, वह तो बस एक आम हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उसे छुआ क्यों नहीं जा सकता? अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से समझाया, मुझे अभी खबर मिली है कि धरती पर एक बड़ा आदमी आया है। सभी 99 मेजर हाई स्कूलों के प्रिंसिपल उसके साथ गए हैं और इस बड़े आदमी ने वांग हाओ में दिलचस्पी ली है।
ये सुनकर लिन यांग तुरंत हैरान रह गया। कोई जिसके साथ एक ही समय में 99 हाई स्कूलों के प्रिंसिपल हो, उसका रुतबा तो बहुत बड़ा होगा। लिन यांग उसे कैसे छू सकता है? भाई लिन, ये हैरान होने का समय नहीं है। जल्दी करो और अपने आदमी को वापस बुलाओ, विजिटर ने उसे याद दिलाया। मैं उसे वापस नहीं बुला सकता, लिन यांग ने भावशून्य स्वर में कहा। जिस आदमी को उसने भेजा था वह एक प्रोफेशनल हत्यारा था जो मिशन के दौरान सभी कम्युनिकेशन डिवाइस बंद कर देता है। वह कुछ समय से गायब था, वह उसे कहाँ ढूंढ सकता था? अगर तुम उस आदमी से संपर्क नहीं कर सकते जिसे तुमने भेजा था, तो तुम केवल प्रिंसिपल जोंगली से ही संपर्क कर सकते हो, विजिटर ने आह भरी। हाँ, सही, लिन यांग की आंखें चमक उठीं। जब तक वांग हाओ मरा नहीं था, सब कुछ ठीक हो सकता था। इस समय वह आदमी जिसने पहले सूट पहना था लिन यांग के पास आया और फुसफुसाया, बॉस, मैंने सुना है कि आज एरेना कंपटीशन के दौरान वांग हाओ ने न केवल युवा मास्टर को घायल किया बल्कि झाओ जुनवेन को भी घायल कर दिया। लिन यांग की आंखें और चमक उठीं। तुम बहुत अच्छे हो। टिंग बाई और गाओ डेमेई की शादी के बाद आप लिन टेक्नोलॉजी के जनरल मैनेजर बनेंगे। प्रमोशन के लिए धन्यवाद, बॉस। सूट पहने आदमी ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लिन टिंगबाई ने अपने पिता की बातें सुनी और दुख का एक आंसू उसकी आंख के कोने से बह निकला। उसकी अपनी खुशी को आखिरकार उसके एम्बिशियस पिता ने एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। अलविदा मेरी प्यारी देवी, जिया वेई वेई। लिन टिंगबाई ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं, उसे लगा कि उसकी जिंदगी अंधेरे में डूब गई है। नंबर 11 हाई स्कूल लेबोरेटरी। वांग हाओ के हाथ में इल्यूजन चमक रहे थे। जब उसने लिक्विड मेडिसिन की एक बूंद लाल टेस्ट ट्यूब में डाली तो अंदर का लाल पोर्शन तुरंत बदल गया और एक हल्की सुनहरी रोशनी ने लेबोरेटरी को रोशन कर दिया। तो ये स्ट्रेंथनिंग पोशन है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। वांग हाओ ने कंधे उचकाए, अपना सिर पीछे झुकाया और स्ट्रेंथनिंग पोशन पी लिया। फिर वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और वू याओ हेवनली डेमन आर्ट को घुमाया। बूम! जैसे ही रात हुई, वांग हाओ का शरीर कांप उठा और अंदर से क्यूई की एक डरावनी धारा फूट पड़ी जिसने आसपास की हर चीज को उड़ा दिया। वांग हाओ ने अपनी आंखें खोलीं और एक सुनहरी रोशनी चमकती हुई गुजरी जिससे एक चमकदार चमक निकल रही थी। मार्शल अप्रेंटिस रैंक 7। वांग हाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ताकत से भर गया है। उसका फाउंडेशन बहुत मजबूत बना रहा। अगर कोई और कुछ दिनों के अंदर लगातार 3 छोटे रैंक ब्रेक थ्रू हासिल करता तो उसे निश्चित रूप से एक अस्थिर फाउंडेशन और अपनी पूरी ताकत लगाने में असमर्थता का सामना करना पड़ता। लेकिन उसने रैंक 1 पोटेंशियल पिल का इस्तेमाल किया था। जब तक वह अपने शरीर को मिली ताकत के हिसाब से ढल जाता, ब्रेक थ्रू पानी पीने जितना आसान होता। बेशक, वांग हाओ ने अंदाज़ा लगाया कि इस ताकत को अपनाने में उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा। सिस्टम, मैं खुद को फिर से मजबूत करना चाहता हूँ। आप क्या सलाह देंगे? वांग हाओ ने पूछा। होस्ट के पास अभी 41,400 विलेन पॉइंट्स हैं। होस्ट की ज़रूरतों के आधार पर सिस्टम 4 एट्रीब्यूट स्टोन इस्तेमाल करने की सलाह देता है: स्ट्रेंथ स्टोन, स्पीड स्टोन, मेंटल स्टोन और स्टेमिना स्टोन। एट्रीब्यूट स्टोन। वांग हाओ हैरान रह गया और उसकी आंखों के सामने 4 एट्रीब्यूट स्टोन की जानकारी आ गई। रैंक 1 स्ट्रेंथ स्टोन, मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने पर बेस स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सचेंज कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। रैंक 1 स्पीड स्टोन, मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने पर स्पीड बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सचेंज कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। रैंक 1 मेंटल स्टोन, मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने पर मेंटल एनर्जी को मजबूत करता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सचेंज कॉस्ट 1000 पॉइंट्स। रैंक 1 स्टेमिना स्टोन, मार्शल अप्रेंटिस कल्टीवेटर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने पर एंड्योरेंस बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्टोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक्सचेंज कीमत 1000 पॉइंट्स। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी गेम में पॉइंट्स बांटे जा रहे हों? वांग हाओ का मुंह फड़क उठा। पक्का सिस्टम ने उसे गैमिफाई नहीं किया था, है ना? किसे फर्क पड़ता है? जब तक मैं और मजबूत हो सकता हूँ, लाओ इसे। 4 एट्रीब्यूट स्टोन्स को देखते हुए वांग हाओ ने हर एक के 10 बदले कुल 40,000 पॉइंट्स खर्च किए। जब वांग हाओ ने गोल्डन स्ट्रैंथ स्टोन उठाया और चुपचाप उसे इस्तेमाल करने की इच्छा की तो उसके पूरे शरीर में एक गर्म कर्व दौड़ गया जिससे उसकी ताकत तुरंत कुछ हद तक बढ़ गई। बहुत बढ़िया। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से बचे हुए सभी 29 एट्रीब्यूट स्टोन इस्तेमाल कर लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई है। वांग हाओ 2 बार कूदा और उसे अपना पूरा शरीर बहुत हल्का लगा। खासकर रैंक 1 मेंटल स्टोन इस्तेमाल करने के बाद उसे लगा कि उसके शरीर पर उसका कंट्रोल और भी आसान हो गया है और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा साफ और रिलैक्स महसूस हो रहा है। कौन है वहाँ?
अचानक वान हाओ ने अपने पैर हिलाए और उसकी आंखों के सामने एक चांदी जैसी रोशनी चमकी। हत्यारा। वान हाओ ने तुरंत अपने मन में विरोधी की पहचान पक्की कर ली। अगर उसने अभी 10 रैंक 1 मेंटल स्टोन इस्तेमाल नहीं किए होते तो शायद उसे उस व्यक्ति की मौजूदगी का एहसास भी नहीं होता। हत्यारे की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वान हाओ, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसने अभी स्कूल भी नहीं छोड़ा था, एक असैसिनेशन स्ट्राइक से बच निकला। असैसिन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह मुड़ा और मौके से गायब हो गया। अगर पहला स्ट्राइक फेल हो जाता तो उसे पीछे हटना पड़ता, वरना अगर उसने नंबर 11 हाई स्कूल के अंदर टीचरों को अलर्ट किया होता तो वह बच नहीं पाता। मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो और अब तुम भागना चाहते हो, वान हाओ ने ठंडी आवाज में कहा। लाइटनिंग सटेप एक्टिवेट किया और ठीक उसके पीछे भागा। हालांकि उस भयानक स्पीड ने असैसिन को एक बार फिर हैरान कर दिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया था कि वान हाओ के पास ट्रांसेंडेंट फुटवर्क है जो अलग अलग हमलों से बच सकता है, यह नहीं कि उसकी स्पीड इतनी तेज होगी। जब वान हाओ और हत्यारा पीछा कर रहे थे, सूम्यू और प्रिंसिपल जोंगली नंबर 11 हाई स्कूल की एक ऊंची बिल्डिंग से चुपचाप ये नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उनके दिल पहले से ही तूफानी समुद्र की तरह थरथरा रहे थे। वान हाओ को इतनी स्पीड कब मिली? और क्या वह आज सुबह ही मार्शल अप्रेंटिस रैंक 6 तक नहीं पहुंचा था? वह आज रात ही मार्शल अप्रेंटिस रैंक 7 तक क्यों पहुंच गया था? और वान हाओ की मजबूत निचली बॉडी को देखकर अस्थिर फाउंडेशन का कोई निशान नहीं था। सीनियर सू, क्या हमें नीचे जाकर वान हाओ की मदद करनी चाहिए? प्रिंसिपल जोंगली ने पूछा। उन्हें अभी अभी लिन टिंगबाई के पिता लिन यान का मैसेज मिला था, जिसमें कहा गया था कि झाओ जुनवेन का परिवार गुस्से में है और उन्होंने वान हाओ की हत्या करने के लिए किसी को भेजा है। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो उन्होंने तुरंत सूम्यू को इसकी सूचना दी, लेकिन सूम्यू ने कहा कि यह वान हाओ की असली लड़ने की क्षमता देखने का एक अच्छा मौका है। हालांकि इस हत्यारे का लेवल पहले ही मार्शल डिसाइपल लेवल 9 तक पहुंच चुका था, जो वान हाओ से 2 लेवल ऊपर था, और अगर वान हाओ इसी तरह पीछा करता रहा तो उसे निश्चित रूप से नुकसान होगा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि इस छोटे लड़के ने अभी तक अपना ट्रम्प कार्ड नहीं दिखाया है। सूम्यू के चेहरे पर बहुत जोश था। वान हाओ अभी जो टैलेंट दिखा रहा था उससे वह अपने पिता वान तियानी से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। और जब उसने सोचा कि वान हाओ भी भविष्य में उसका ट्रेन किया हुआ चेला बनेगा तो वह 3 बार आसमान तक हंसने को मजबूर हो गया। 50 साल पहले उसने एक आम मिथक वान तियानी को बनाया था। 50 साल बाद रॉयल एकेडमी से निकाले गए वान हाओ को वह फिर से एक मिथक बना देगा। इस एहसास के बारे में सोचना ही बहुत ज़बरदस्त था। इस समय वान हाओ हत्यारे का पीछा करते हुए खेल के मैदान तक गया, तेजी से बढ़ा और तुरंत हत्यारे के पास आ गया। उसकी उंगली पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग पर बिजली की एक चमक चमकी और उसकी हथेली कई आफ्टर इमेज में बदल गई जो हत्यारे पर लगी। मुझे नीचा मत देखो। हत्यारे को पता था कि वह बच नहीं सकता, और जैसे ही उसने आगे की ओर वार किया, उसके हाथ में खंजर से एक चांदी की रोशनी चमक उठी। इस तरह की स्पीड से तुम बाहर आकर हत्यारा बनने की हिम्मत कैसे करते हो? वान हाओ ने मजाक उड़ाया। उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। हथेली की कई तस्वीरें चकाचौंध करने वाली थीं, और सबसे ऊंचे लेवल के लाइटनिंग स्टेप्स के साथ मिलकर उन्होंने हत्यारे को पूरी तरह से हैरान कर दिया। क्या ये स्पीड सच में मार्शल डिसाइपल लेवल 7 के किसी व्यक्ति के पास हो सकती है? हत्यारे को अचानक सीने में दर्द हुआ, उसने मुंह में ताज़ा खून थूका और ज़मीन पर गिर पड़ा। नामुमकिन। हत्यारे ने अपनी छाती पकड़ ली, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने वान हाओ को देखा। एक मार्शल डिसाइपल लेवल 9 का हत्यारा असल में एक मार्शल डिसाइपल लेवल 7 के हाई स्कूल स्टूडेंट से हार गया था। अगर ऐसी बात बताई जाए तो कौन यकीन करेगा? वह एक ऐसा हत्यारा था जिसने जिंदगी और मौत की कई लड़ाइयां देखी थीं, जबकि दूसरा वाला एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था जिसने स्कूल भी नहीं छोड़ा था। इसके अलावा उसकी साधना दूसरे वाले से ज्यादा थी, लेकिन फिर भी हारने वाला वही था। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? वान हाओ का हाथ बिजली की चमक से घिरा हुआ था, जो रात के बैकग्राउंड में बहुत शानदार लग रही थी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। हत्यारे ने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान दी और उसका रूप फिर से गायब हो गया। लानत है इस अदृश्यता के कपड़े पर। वान हाओ की भौहें तन गईं और अपनी बहुत तेज समझ पर भरोसा करते हुए उसने जल्दी से हत्यारे की जगह पकड़ ली। अच्छा नहीं। वान हाओ का चेहरा एकदम बदल गया। इस बार हत्यारा भागा नहीं, बल्कि उस पर हमला कर दिया। क्या उसे 11th हाई स्कूल के टीचरों को बताने का डर नहीं था? वक्त ने वान हाओ को इन बातों के बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। वह एक साइड स्टेप से हमले से बाल बाल बच गया, और उसी समय थाउजेंड इल्यूजन हैंड्स ने आफ्टर इमेज की लकीरें बनाई जो हत्यारे के पेट पर जोर से लगीं। एक धमाके के साथ हत्यारा पीछे की ओर उड़ गया, एक पल के लिए जमीन पर तड़पता रहा और उसका ऑरा तुरंत गायब हो गया। उसके पेट पर भी वार से मरोड़ और टेढ़ापन आ गया था, जिससे पता चल रहा था कि उस हथेली के वार में कितना जोर था।
डिंग डोंग, होस्ट को दूसरों की जान लेने और 10,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई। मैंने किसी को मार डाला। वांग हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह इतना डर गया कि वह 2 कदम पीछे हटकर जमीन पर बैठ गया। हालांकि उसकी इमेज थोड़ी शरारती और बुरी थी, चाहे वह पहले धरती पर रहा हो या अब, उसने कभी किसी को मारने का अनुभव नहीं किया था और न ही कभी इसके बारे में सोचा था। ऊंची बिल्डिंग पर सुम्यू और प्रिंसिपल जोंगली की आंखें हैरानी से भर गईं। एक मार्शल डिसाइपल लेवल 7 ने एक मार्शल डिसाइपल लेवल 9 के हत्यारे को बस कुछ आसान मूव से मार डाला था। ये बच्चा जबरदस्त था, खासकर जब उसकी जान को खतरा था। तो वांग हाओ के पूरी ताकत वाले हथेली के वार की ताकत हैरान करने वाली थी, लगभग जन्मजात दिव्य शक्ति जैसी। अभी के वांग हाओ के पास न केवल ऐसी स्पीड थी जो उसकी साधना से मेल नहीं खाती थी, बल्कि ऐसी ताकत भी थी जो उसकी साधना से मेल नहीं खाती थी। सुम्यू को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वांग हाओ असल में इस पावर और स्पीड को कंट्रोल कर सकता था, जिसका मतलब था कि वांग हाओ की मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त थी। ऐसा टैलेंट तो सुनने में ही नहीं आता, सुम्यू ने कहा। प्रिंसिपल जोंगली ने अपनी लार निगल ली। वह पूरी तरह से सोच सकते थे कि जब वांग हाओ तियानबेई यूनिवर्सिटी में एंटर करेगा और अपनी पढ़ाई पूरी करेगा तो क्या होगा। तब तक रॉयल एकेडमी के उन लोगों को शायद इतना पछतावा होगा कि वे 3 लीटर खून की उल्टी कर देंगे। असल में वांग तियानी एक आम आदमी था और उन्होंने उसे एकेडमी में एडमिशन नहीं दिया, जो समझ में आता था। लेकिन वांग हाओ शुरू से ही उनकी एकेडमी में था, फिर भी इन लोगों ने वांग तियानी के मामले की वजह से वांग हाओ को बाहर निकाल दिया। अब ये सुपर जीनियस सीनियर सुम्यू को दिया गया, जिससे सुम्यू एक बार फिर रॉयल एकेडमी में सुपर जीनियस को ट्रेन कर सके। अगर वांग हाओ उन्हें हराने में कामयाब हो जाता तो इस बार रॉयल एकेडमी के चेहरे पर पिछली बार से भी ज्यादा जोरदार थप्पड़ पड़ता जब वांग तियानी ने ऐसा किया था। ये सोचकर प्रिंसिपल जोंगली को लगा कि रॉयल एकेडमी के ये लोग बस पागल हैं, मैसोकिस्ट हैं और उनके पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। छोटे जोंग, नीचे जाओ और वांग हाओ को दिलासा दो, उस पर कोई साइकोलॉजिकल बोझ मत पड़ने दो। सुम्यू ने सांस छोड़ी और स्पोर्ट्स फील्ड पर वांग तियानी की मूर्ति की तरफ देखा। ये पिता एक राक्षस था और उसका बेटा उससे भी बड़ा राक्षस था। ऐसा परिवार दूसरों को कैसे जीने दे सकता है। हाँ, प्रिंसिपल जोंगली झुके, उछले और वांग हाओ के पास आ गिरे। कौन? वांग हाओ एक चौंके हुए पक्षी की तरह था और तुरंत हमला करने लगा। डरो मत छोटे, ये वह बूढ़ा आदमी है। इस बूढ़े आदमी ने अभी सब कुछ देखा है और कोई भी तुम्हें किसी को मारने के लिए पीछा नहीं करेगा। प्रिंसिपल जोंगली ने वांग हाओ को देखा, जो थोड़ा कांप रहा था, और वांग हाओ के माथे पर अपनी उंगली रखी, जिससे वांग हाओ तुरंत शांत हो गया। क्या तुम सच में मेरी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे? वांग हाओ ने हिचकिचाते हुए पूछा। ये सेल्फ डिफेंस है, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए गवाही देगा, तुम्हें किस बात का डर है? जोंगली थोड़ा मुस्कुराया। आखिरकार वह एक स्टूडेंट था जिसने स्कूल नहीं छोड़ा था। उसे मत देखो, वह आमतौर पर हर जगह परेशानी खड़ी करता है, लेकिन जब पहली बार किसी को मारने की बात आई तो वह अभी भी डर रहा था। यह अच्छा है। वांग हाओ ने अपनी छाती थपथपाई और उसकी नज़र जल्दी से हत्यारे की ट्रांसपेरेंट बनियान पर पड़ी। इनविजिबिलिटी क्लॉक। वांग हाओ की आंखें चमक उठीं और उसे डरने की कोई परवाह नहीं थी। वह जल्दी से आगे बढ़ा और इनविजिबिलिटी क्लॉक उतार दिया और उसी समय हत्यारे के हाथ से खंजर भी छीन लिया। प्रिंसिपल, मैं पहले वापस जा रहा हूं और यह आपके लिए है। वांग हाओ ने प्रिंसिपल जोंगली को पैशनेट रेडियंस की 2 बोतलें फेंकी और फिर जल्दी से चला गया, जैसे उसे डर था कि प्रिंसिपल उसका लूट का माल छीन लेगा। प्रिंसिपल जोंगली थोड़ा चौंक गया। जब उसने देखा कि उसके हाथ में जो दवा है वह पैशनेट रेडियंस है तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने जोर से गाली दी। बदमाश, तुम इस बूढ़े आदमी को कैसा समझते हो? छोड़ो भी। प्रिंसिपल जोंगली ने अपना माथा रगड़ा, खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। खैर, वह वांग हाओ की बेशर्मी पहले ही देख चुका था और इस बार भी कुछ अलग नहीं था। छोटे जोंग, अच्छी तरह से पता लगाओ कि यह किसने किया। सुमू ने अपनी आवाज़ प्रिंसिपल जोंगली तक पहुंचाई। आह, मैं भी आज रात चैन से सो नहीं पाऊंगा। प्रिंसिपल जोंगली ने आह भरी, अपने हाथ में पैशनेट रेडियंस को देखा और क्योंकि उसे रखने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने उसे बस अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां से गायब हो गया। तेजी से आगे बढ़ते हुए वांग हाओ जल्दी से अपने घर लौट आया। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर आया, वह इनविजिबिलिटी क्लोक निकालकर उसे देखने का इंतजार नहीं कर सका, लेकिन उसे देखने के बाद वांग हाओ बहुत निराश हुआ। यह इनविजिबिलिटी क्लोक सिर्फ एक फर्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट था। ज़्यादा से ज़्यादा ये सिर्फ मार्शल डिसाइपल कल्टीवेशन वाले लोगों को धोखा दे सकता था। एक मार्शल मास्टर को धोखा देना असल में नामुमकिन था। जहां तक डैगर की बात है, वह भी एक लो लेवल एलॉय वेपन था जिसका मैक्सिमम डैमेज 1 लेवल का था, जो सिर्फ मार्शल डिसाइपल के खिलाफ ही असरदार था। छोड़ो इसे, ये होना अच्छा है, इतना नखरे क्यों कर रहे हो? वांग हाओ ने खुद को तसल्ली दी, इनविजिबिलिटी क्लोक वेस्ट को अपने कपड़ों के नीचे रख लिया।
ठीक है, अभी किसी को मारने के बाद मुझे लगता है कि मुझे विलेन पॉइंट्स मिल गए हैं। वान हाओ ने सिस्टम को आवाज़ दी और देखा कि उसके पास अभी भी 11,400 विलेन पॉइंट्स थे। मुझे क्या खरीदना चाहिए? वान हाओ ने अपनी ठुड्डी खुजाई और सिस्टम से मिले एक्सचेंज पेज को देखा, लेकिन बदकिस्मती से सब कुछ बहुत महंगा था। सिस्टम सुझाव: जैसे जैसे होस्ट का सामान बढ़ता है, सिस्टम इन्वेंट्री को एक्टिवेट करने के बारे में सोचें। सिस्टम इन्वेंट्री? वान हाओ ने कन्फ्यूजन में पूछा। अगले ही सेकंड सिस्टम इन्वेंट्री की जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। सिस्टम इन्वेंट्री: स्टोरेज स्पेस जो सिस्टम के साथ आता है। फायदे: इन्वेंट्री में किसी भी साइज का आइटम स्टोर कर सकते हैं। नुकसान: हर स्टोरेज स्लॉट में सिर्फ एक आइटम रखा जा सकता है। ध्यान दें, स्टैक किया जा सकता है। एक्सचेंज प्राइस: हर स्टोरेज स्लॉट के लिए 10,000 विलेन पॉइंट्स। क्या ये गेम्स की इन्वेंट्री नहीं है? वान हाओ मुस्कुराया। ये सिस्टम सच में कंजूस था, बैकपैक भी नहीं दे रहा था। हालांकि वान हाओ ने फिर भी सीधे एक स्टोरेज स्लॉट के लिए एक्सचेंज किया और डैगर को सिस्टम इन्वेंट्री में डाल दिया। पॉइंट्स खत्म हो गए हैं, अब मैं सो सकता हूँ। ये देखने के बाद कि सिर्फ 1,400 पॉइंट्स बचे हैं, वान हाओ ने स्ट्रेच किया और सोने के लिए बिस्तर पर चढ़ गया। जल्दी सोना और जल्दी उठना, कल भी एक कंपटीशन था। अगले दिन 11th हाई स्कूल टॉप 4 के लिए एरिना मैच अभी शुरू नहीं हुए थे, लेकिन प्लेग्राउंड पहले से ही स्टूडेंट से घिरा हुआ था। ये टॉप 4 मैच सच में अनएक्सपेक्टेड है। कौन कहता है कि यह अनएक्सपेक्टेड नहीं है? वान हाओ असल में मार्शल डिसाइपल छठे लेवल कल्टीवेशन से टॉप 4 में पहुंच गया था। किसने सोचा होगा कि लिंटिंगबाई और झाओ जुनवेन को वान हाओ इतने फ्रस्ट्रेटिंग तरीके से हरा देगा। झाओ जुनवेन बहुत बेचारा है। स्टेज पर मैच शुरू होने से पहले ही वान हाओ ने उसे धोखा दिया था। सबसे बुरी बात तो रिजल्ट है। वान हाओ असल में टॉप 4 में आ गया। ये साफ तौर पर धांधली है। असल में झाओ जुनवेन सबसे ज्यादा दुखी नहीं है, लिंटिंगबाई ही सच में दुखी है। मैंने सुना है कि गाओ परिवार ने लिन परिवार पर दबाव डाला और लिन परिवार पहले ही शादी के लिए मान गया है। बिल्कुल नहीं, लिन परिवार कैसे मान सकता है? लिंटिंगबाई के पिता लिन यांग एक एम्बिशियस इंसान हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद वह राजी नहीं होते, लेकिन जब ऐसा हो गया है और वह गांव परिवार तक पहुंच भी सकते हैं, तो वह कैसे राजी नहीं होते? लेकिन एक खतरनाक बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। वह ऐसा कैसे कर सकता है? इन एम्बिशियस लोगों की नज़र में सिर्फ फ़ायदा ही हमेशा रहता है। औरतों की बात करें तो क्या उनके पास उनकी कमी है? हाय, कितनी दयनीय। चाहे लिंटिंगबाई दयनीय हो या ना हो, ये कहा जा सकता है कि यह सब उस बदमाश वान हाओ की वजह से हुआ। हाँ, सब लोग मेरे साथ चिल्लाओ, कमीने वान हाओ मुर्दाबाद। बदतमीज प्रिंसिपल को निकालो, 11th हाई स्कूल की पवित्रता वापस लाओ। बदतमीज वान हाओ मुर्दाबाद। बदतमीज प्रिंसिपल को निकालो, 11th हाई स्कूल की पवित्रता वापस लाओ। बदतमीज वान हाओ मुर्दाबाद। बदतमीज प्रिंसिपल को निकालो, 11th हाई स्कूल की पवित्रता वापस लाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वीआईपी एरिया। प्रिंसिपल जोंगली का चेहरा मौत जैसा काला पड़ गया था। उन्होंने कसम खाई कि वह पक्का करेंगे कि चिल्लाने वाला स्टूडेंट कभी ग्रेजुएट ना हो। उसी समय प्रिंसिपल जोंगली उस छोटे कमीने वान हाओ को कोसते रहे। वह सच में बहुत बेशर्म था। उसकी लड़ने की ताकत साफ तौर पर डरावनी थी और ज़्यादा कल्टीवेशन वाले लोगों को चैलेंज करना पानी पीने जितना आसान था, लेकिन एरिना मैचों के दौरान वह ठीक से नहीं लड़ता था और उन छोटी मोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल करने पर जोर देता था, जिससे वह खुद को एक स्ट्रीट रैट बना लेता था और खुद को भी नीचे खींच लेता था। हा, सूमू ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जोर से हंसा। वह वान हाओ की परफॉर्मेंस से बहुत खुश था। जानबूझकर अपनी पूरी ताकत लगाए बिना एक बदमाश की तरह एक्टिंग करना पक्का बाघ को खाने के लिए सुअर का नाटक करना था। वह सब्र रखना जानता था और बड़ी चीज़ें हासिल कर सकता था। साथ ही डीवाई आतंकवादी संगठन के लालच का सामना करते हुए उसने उन्हें कोई इज्जत नहीं दी और उनके साथ एटीएम जैसा बर्ताव किया। वह सच में एक बदमाश था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं, प्रैक्टिकल और दिखावा करने वाला नहीं। जब उसे एक्शन लेना चाहिए था तब एक्शन लेता था। बहुत बढ़िया। अगर पूरा स्कोर 100 था तो वान हाओ अपने दिल में पहले ही 90 पॉइंट्स के स्टैंडर्ड तक पहुंच चुका था। बाकी 10 पॉइंट्स इस बात पर निर्भर करते थे कि वान हाओ का कैरेक्टर डीवाई आतंकवादी संगठन के लालच में आएगा या नहीं। लेकिन इस छोटी लोमड़ी वान हाओ के बारे में सूमू की समझ के आधार पर उसे लुभाने की कोशिश करना मुश्किल। ... एरिना में वान हाओ की आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई एक्सरे स्कैनर हो जो अपने दुश्मन को ऊपर से नीचे तक देख रहा हो। उसका नाम ले जुबान था, जो 11th हाई स्कूल की सेक्सी देवी थी। उसने सेक्सी शॉर्ट्स पहने थे, जिससे उसकी गोरी लंबी टांगें हवा में दिख रही थीं और उसकी जांघ पर एक रिवॉल्वर बंधा हुआ था। उसने सफ़ेद टी शर्ट के ऊपर नीली वेस्ट पहनी हुई थी, लेकिन उसकी उभरी हुई छाती खास तौर पर ध्यान खींचने वाली थी, बिल्कुल भी हाई स्कूल स्टूडेंट जैसी नहीं।
खासकर उसके लंबे काले बाल, खूबसूरत नैन नक्श और मनमोहक आंखें जिनमें थोड़ी ठंडक थी। वांग हाओ नशे में था। देवी ले जुबान, उस बदमाश वांग हाओ को हराओ। देवी ले जुबान, हम तुम्हारा साथ देते हैं। देवी ले जुबान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ले जुबान स्टेज पर आई, नीचे खड़े लड़के पागल हो गए और पूरे 11th हाई स्कूल में जोश भरी चीयर्स गूंज उठी। बहुत देख लिया, ले जुबान ने ठंडे स्वर में कहा। वांग हाओ ने सिर हिलाया, फिर सिर हिलाया। बहुत देख लिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि छूने पर कैसा लगता है। हम्फ, ले जुबान ने ठंडे स्वर में नाक सिकुड़ी और रेफरी की ओर मुड़ी। क्या तुम शुरू नहीं कर रहे हो? रेफरी ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वांग हाओ को बोलने का एक और मौका देने की हिम्मत नहीं की। सीधे कहा, शुरू करो। जैसे ही शब्द निकले, ले जुबान ने अपनी जांघ पर बंधी रिवॉल्वर निकाली और वांग हाओ पर गोली चला दी। दूसरे लेवल का मिलिट्री वेपन। वांग हाओ की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। उसने अपना पैर मोड़ा और गोली से बाल बाल बच गया, लेकिन गोली से पैदा हुए जोर से उसके कंधे पर एक घाव हो गया। वह सच में चकमा दे गया। ले जुबान हैरान होकर वांग हाओ को घूर रही थी। वह जानती थी कि उसके हाथ में जो रिवॉल्वर है वह एक सेकंड लेवल डैमेज वाला मिलिट्री वेपन है, जिसमें मार्शल मास्टर्स के खिलाफ जबरदस्त मारक क्षमता है। लेकिन अब वांग हाओ, जो एक मार्शल डिसाइपल है, सच में चकमा दे गया था, जिसकी सच में उम्मीद नहीं थी। इसी तरह स्टेज के नीचे मौजूद सभी लोग भी हैरान थे। वांग हाओ की अभी चकमा देने की स्पीड बहुत तेज थी, बिल्कुल भी वैसी नहीं जैसी एक मार्शल डिसाइपल 7वें लेवल के मार्शल आर्टिस्ट में हो सकती है। ये सही नहीं है। क्या यह आदमी वांग हाओ कल ही मार्शल डिसाइपल 6ठे लेवल तक नहीं पहुंचा था? लेकिन वह आज मार्शल डिसाइपल 7वें लेवल पर क्यों है? क्या वांग हाओ ने कोई मना किया हुआ ड्रग इस्तेमाल किया था अपनी साधना जल्दी से तोड़ने के लिए? लेकिन ये सही नहीं है। वांग हाओ के चलते हुए स्थिर कदमों को देखकर उसकी नींव के कमज़ोर होने का कोई निशान नहीं था। उसी समय वीआईपी एरिया की बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल भी एक के बाद एक खड़े हो गए और वांग हाओ को हैरानी से देखने लगे। उन्हें आखिरकार समझ आया कि मशहूर तियानबेई यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल सू म्यू खुद धरती पर क्यों आए थे। वांग हाओ न सिर्फ एक ज़बरदस्त टैलेंट वाला जीनियस था, बल्कि एक खास फिजिक वाला जीनियस भी था। वांग तियानी से कई गुना ज़्यादा ताकतवर सुपर जीनियस। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि वांग हाओ बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक कर रहा है। तुम्हारा मतलब है? शुरू से आखिर तक वांग हाओ ने लिन टिंगबाई और झाओ जुनवेन को ठीक से देखा तक नहीं। क्या ये साफ नहीं है? वह तो लेवल 2 रिवॉल्वर को भी चकमा दे सकता है, तो उसे लिन टिंगबाई और झाओ जुनवेन की क्या परवाह होगी? वह एक जानवर है, एक ऐसा जानवर जो इंसानों और देवताओं दोनों को गुस्सा दिलाता है। हाँ, सही कहा, स्किल में कमतर होना डरावना नहीं है, डरावना यह है कि दूसरी पार्टी तुम्हें पूरी तरह से नीची नज़र से देखती है। लिन टिंगबाई और झाओ जुनवेन दोनों को शारीरिक और मानसिक रूप से वांग हाओ ने पूरी तरह से परेशान किया था। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ, ये सच में मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है कि तुम इससे बच सके, लेकिन तुम घायल भी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम और कितनी गोलियों से बच सकते हो? ले जुबान ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम बस सरेंडर कर दो। जैसे ही देवी ले जुबान ने बोलना खत्म किया, स्टेज के नीचे खड़े मेल स्टूडेंट्स का शोर मच गया। वांग हाओ, देवी ले जुबान तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दे रही हैं। इतने अनजान मत बनो। वह रिवॉल्वर एक लेवल 2 मिलिट्री वेपन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। तुम बेचारे इसे खरीद नहीं सकते, न ही इस्तेमाल कर सकते हो। जल्दी करो और सरेंडर कर दो। भले ही तुमने लिन टिंगबाई की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिंग छीन ली हो, फिर भी यह एक घटिया लेवल 2 टेक वेपन है जो असली लेवल 2 वेपन से बहुत अलग है। वांग हाओ, चाहे वह तुम्हारा वेपन हो या तुम्हारी कल्टीवेशन, तुम देवी ले जुबान से कमतर हो। तुम्हारी हार तय है, इसलिए जल्दी सरेंडर करना ही बेहतर है। वांग हाओ, भले ही तुमने सीधी गोली के हमले से बच निकला हो, गोली से पैदा हुई ची तुम्हारी जान लेने के लिए काफ़ी है। अगर देवी ले जुबान ने अभी तुम्हारे सिर पर निशाना साधा होता तो तुम अब तक मर चुके होते। जल्दी सरेंडर कर, कमीने, कमीने, जल्दी सरेंडर कर। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ ने स्टेज के नीचे से आ रही आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने घायल कंधे को दबाया और इसके बजाय अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ले जुबान के थोड़े कांपते हुए छोटे हाथ को घूरने लगा। हालांकि रिवॉल्वर में बहुत ताकत थी, लेकिन उसका रिकॉइल भी काफ़ी था। ले जुबान की मार्शल अप्रेंटिस 9th लेवल की साधना के साथ वह इसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। 3 शॉट ही उसकी लिमिट होती। कौन जीतता है और कौन हारता है यह अभी पता नहीं है। वांग हाओ का मुंह ऊपर की ओर मुड़ा। उसने अपनी छाती थपथपाई और तुरंत अपनी जगह से गायब हो गया। इनविजिबिलिटी क्लॉक। ले जुबान की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने सावधानी से अपने आसपास देखा। स्टेज के नीचे के स्टूडेंट्स ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
ये बेचारा और कमीना वान हाओ ऐसा कैसे कर सकता था। महंगा इनविजिबिलिटी क्लोक, एक लेवल 1 टेक इनविजिबिलिटी क्लोक भी मार्केट में करोड़ों का था। वान हाओ की फाइनेंशियल ताकत को देखते हुए वह इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकता था। हुश हुश, अचानक एरिना में हवा के कटने की तेज आवाज़ें आने लगीं। लेजुवान लगातार एरिना को आगे पीछे देख रही थी, लेकिन उसे कैसे भी लगे वह वान हाओ की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। एक धमाके के साथ लेजुवान के हाथ में रिवॉल्वर ज़मीन पर गिर गई। इससे पहले कि लेजुवान कुछ रिएक्ट कर पाती, ज़मीन पर पड़ी रिवॉल्वर गायब हो चुकी थी। क्या? लेजुवान का चेहरा एकदम बदल गया। बचपन से उसने ज़्यादातर निशानेबाजी की प्रैक्टिस की थी और फिजिकल मार्शल स्किल्स के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं सीखा था। एक बार जब उसकी रिवॉल्वर चली जाती तो उसकी लड़ने की ताकत कम से कम आधी हो जाती। वान हाओ के पास इनविजिबिलिटी क्लोक और उसके शानदार फुटवर्क के साथ उसके जीतने के चांस कम हो गए। जीतना लगभग 0 था। बेशर्म चोर! अचानक लेजुवान का शरीर अकड़ गया और वह चीख पड़ी। उसका गोरा लंबा पैर सीधा उठा और एक धमाके के साथ उसने वान हाओ को बाहर निकाल दिया। आउच! दर्द हो रहा है। वान हाओ ने अपना बट रगड़ा, जमीन से उठा और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने हाथ में रिवॉल्वर से खेला। दूसरी ओर लेजुवान का सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। अभी अभी उस बेशर्म चोर वान हाओ ने सच में उसकी जान को छुआ और उसे चुटकी भी ली। वह नंबर 11 हाई स्कूल के लिए बस एक शर्म की बात थी। चुप चुप! वान हाओ ने सीटी बजाई, लेजुवान को देखकर चालाकी से मुस्कुराया और एक भान उठाई। तुम्हारे लंबे पैर न केवल लचीले हैं बल्कि बहुत चिकने भी हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, नीचे बैठी ऑडियंस तुरंत भड़क उठी। गालियां जैसे लहर सी आ गई। बदमाश वान हाओ, कैसे मेरे दिल में देवी का अपमान करने की हिम्मत करो। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। कोई मुझे रोके नहीं, मैं लोगों के लिए बुराई खत्म करने जा रहा हूं। मैं देवी लेजुवान के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर सकता और तुमने सच में उन्हें छुआ है। वान हाओ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। बीस्ट वान हाओ, आज या तो तुम हो या मैं, हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई हो किसी और की देवी का अपमान करने और 300 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई हो किसी और की देवी का अपमान करने और 300 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। डिंग डोंग, होस्ट को बधाई हो कुल 15,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए। वान हाओ ने नीचे स्टेज पर आने वाले मेल स्टूडेंट्स पर नजर डाली। उसे लगा कि 15,000 पॉइंट्स बहुत कम हैं और उसे उनका और फायदा उठाना था। ये सोचकर वान हाओ ने चुपचाप अपनी जेब से एक सफ़ेद ब्रा निकाली और स्टेज के नीचे मेल स्टूडेंट्स पर हंसते हुए कहा, तुम्हारी देवी के पैर को क्या छू रहा है? ये देखो, यह ओरिजिनल खुशबू है, तुम्हें पता है। जहां तक इस ब्रा के आने की बात है तो यह एक सिस्टम प्रोडक्ट था, क्वालिटी की गारंटी, ओरिजिनल इंपोर्ट, जिसकी कीमत 1 विलेन पॉइंट थी। उस पर पूरा स्पोर्ट्स फील्ड तुरंत शांत हो गया। सबकी नज़रें लेजुवान पर टिक गईं। लेजुवान की खुबानी जैसी आंखें चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा यकीन न करने वाला था। उसने जल्दी से अपनी छाती को छुआ, लेकिन उसकी ब्रा अभी भी वहीं थी। तो ये बिल्कुल वैसी ही क्यों दिख रही थी? लेकिन दूसरों को नहीं पता था कि लेजुवान की ब्रा अभी भी पहनी हुई थी और लेजुवान के एक्सप्रेशन ने पहले ही सब कुछ बता दिया था, यह उसकी ब्रा थी। धत तेरे की, वान हाओ ने ऐसा कैसे किया? बिल्कुल, उसे लड़ाई के दौरान उसकी इंटीमेट ब्रा कैसे मिलेगी? बिना पकड़े गए इतनी कुशलता से ऐसा काम करना दिखाता है कि वान हाओ एक पक्का बेशर्म चोर है। कोई हैरानी नहीं कि उसके पास एक इनविजिबिलिटी क्लोक है, वह पक्का हर रात इसका गलत काम के लिए इस्तेमाल करता है। वह बहुत घटिया है। मैं वान हाओ के बारे में शिकायत करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ये सही है, चलो सब मिलकर वान हाओ पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जानवर वान हाओ मुर्दाबाद, जानवर वान हाओ मुर्दाबाद, जानवर वान हाओ मुर्दाबाद। जैसे ही ब्रा दिखाई दी, वान हाओ के कान में सिस्टम प्रॉम्प्ट बजता रहा, कुल 20,000 विलेन पॉइंट्स पाने के लिए बधाई हो होस्ट। उस केस में ये 35,000 पॉइंट्स हैं। इतना काफ़ी होना चाहिए, है ना? वान हाओ ने वहां मौजूद लोगों की संख्या देखी, सिर्फ कुछ हजार, उनमें से लगभग सभी खोजे गए थे। उसी समय वान हाओ मन ही मन हंसा, इस बार उसने सच में जैकपॉट मार लिया था। 35,000 विलेन पॉइंट्स, साथ ही जेब में रिवॉल्वर। अब उसे सेट पूरा करने के लिए बस कैश चाहिए था। ये रहा एक एड, देवी लेजुवान की ओरिजिनल सेंट ब्रा। अब ऑक्शन शुरू हो रहा है। वान हाओ ने ब्रा पकड़ी और नीचे खड़े मेल स्टूडेंट्स के सामने लहराए। वह इन जानवरों की भारी सांसें और उनकी आंखों में वासना की जलन साफ महसूस कर सकता था। लेजुवान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके माथे की नसें फड़क रही थीं, वह अपने यूनिवर्स को फटने से रोकने की कोशिश कर रही थी। उसने पहले भी बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उसने सच में किसी को इतना बेशर्म कभी नहीं देखा था।